वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का सेशन। बेटा टॉपिक हमारा चल रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर मैंने आप लोगों को 2.5 टॉपिक लास्ट क्लास के अंदर शुरुआत करवा दी थी, है ना। हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि जो कॉस्ट है ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। कब एसेट इधर रिकॉग्नाइज करना चाहिए? इफ एंड ओनली इफ इट इज प्रोबेबल that future economic benefits associated with the item will flow to the enterprise and the cost of the item can be measured reliably। तो ये दो चीजें बेटा होनी क्या है, जरूरी है। फिर हमने यहाँ पर ये पढ़ा था कि अप्रोप्रिएट होगा कि अगर आप क्या कर देंगे, एग्रीगेट कर देंगे जो भी आपकी इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट आइटम्स होती हैं, जैसे मोल्ड्स हो गया, टूल्स, डाइज हो गया, और उनके ऊपर आप क्रिटेरिया लगा सकते हो एग्रीगेट वाला। और एक एंटरप्राइज डिसाइड कर सकती है कि कोई जो एक्सपेंडिचर करा गया जिसको अदरवाइज पीपी के अंदर इंक्लूड करा जा सकता था, कि उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करा जाए। ठीक है, बिकॉज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो क्या है, दैट इज नॉट मटेरियल। बोलो बेटा, क्या यहां तक समझ में आता है? चले बेटा अब आगे। चलिए बेटा, इसके बाद हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट पढ़ के चला था स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट और सर्विसिंग इक्विपमेंट का। हमने कहा था कि अगर तो देखो स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट और सर्विसिंग इक्विपमेंट क्राइटेरिया फुलफिल करके चल रहे हैं, किसका? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर कवर्ड हो जाएगा वो। लेकिन अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं पीपीई का, तो उसको AS2 के अंदर इन्वेंट्री के तहत उसको रिकॉग्नाइज करके चला जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है मेजरमेंट ऑफ द पीपी। तो बेटा यहां पर मेरे को आपको सबसे पहले जो पढ़ा के चल के चलना है वो है इनिशियल रिकॉग्निशन। ठीक है। अब इनिशियल रिकॉग्निशन की अगर बेटा मैं बात करके चलूं, अब मैं यहाँ पे ना साइड में कुछ चीजें लिखूंगा। ठीक है, आप लोग ऐड ऑन करना चाहेंगे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आपके ऐसे मटेरियल के अंदर मोर और लेस काफी चीजें लिख रखी होंगी। देखो बेटा, इनिशियल रिकॉग्निशन की अगर मैं बात करके चलूं ना, या ऐसा कर सकते हो अपने अपने रजिस्टर्स के अंदर लिख लो, या एक ना पेज के ऊपर लिख लो, और वो पेज यहाँ पे बुक में साथ में लगा ले। ठीक है। बेटा इनिशियल रिकॉग्निशन की अगर हम बात करके चले, तो इनिशियल रिकॉग्निशन के अंदर बेटा देयर आर 3 एस्पेक्ट्स जो मुझे आपको कवर करके चलने हैं। ठीक है। पहले एस्पेक्ट क्या है कि अगर एसेट जो है वो आपने एक्वायर करा है, एसेट जो है वो आपने एक्वायर करा है कैसे? ठीक है, इन कैश, या फिर किस पे करा है, क्रेडिट पे करा हुआ है। यानी आप यहां तो उसको पेमेंट उसकी कर रहे हो कैश के अंदर या क्रेडिट के ऊपर है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपने एसेट को क्या करा है, सेल्फ कंस्ट्रक्ट करा है। आपने एसेट को क्या करा है, सेल्फ कंस्ट्रक्ट करा है। और तीसरा क्या आता है, आपने एसेट को क्या करा है, एक्सचेंज करा है। अगर ये तीन चीजें हो सकती हैं, तो हम सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आपने एसेट जो है, इफ एसेट इज परचेस्ड, if asset is purchased by payment, if asset is purchased by payment of cash, और या फिर किसके लिए, क्रेडिट के ऊपर है। अगर आपने एसेट जो है वो परचेज करा है किसमें, कैश में और क्रेडिट में। ठीक है। बेटा अब मैं आपको बता दूं, जब हम कॉस्ट ऑफ एसेट की बात करके चलते हैं ना, तो उसके अंदर हम ना 3 आइटम्स को इंक्लूड करके चलते हैं। 3 हेड्स के अंदर बेसिकली हम क्लासिफाई करके चलते हैं। एक आपका होता है परचेज प्राइस। ठीक है, जरा यहां पे साथ में ध्यान दीजिएगा। एक आपका कौन सा होता है बेटा, परचेज प्राइस। दूसरा क्या होता है, एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। और तीसरा क्या होता है, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज। एक एक करके इनको समझने की कोशिश करके चलेंगे। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे। बेटा देखो, जब भी आप कोई एसेट खरीदोगे तो उसका कोई परचेज प्राइस होगा, यानी उसका एक बेसिक प्राइस जो है वो रहेगा। एग्रीड और नॉट? ठीक है, जितना पार्टिसिपेट करोगे बेटा देखो उतना क्लैरिटी मिलती जाएगी, उतना अच्छा रहेगा। उसका क्या एक बेसिक प्राइस रहेगा। अब इस बेसिक प्राइस के अंदर, अब जब आप परचेज करते हो सकता है ना कि उसका ऊपर कोई टैक्सेस भी लग रखे हो, जिसका मुझे क्रेडिट जो है वो नहीं मिलना। अगर मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलना, ठीक है, या वो रिफंडेबल नहीं है, तो क्या वो मेरा ऐड होना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट? आपने कोई एसेट खरीदा, आप लोगों ने जीएसटी पढ़ा हुआ है, लगभग सब बच्चों ने जीएसटी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि कोई ऐसा टैक्स है जिसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट के अंदर फॉल कर रहा है। या मान लीजिए कोई आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी, इंपोर्ट करी थी आपने मशीनरी, कोई आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी, अब उसका कहना है रिफंड नहीं मिलेगा।
इंपोर्ट ड्यूटी का आपको रिफंड नहीं मिलना, उसका क्रेडिट मान लो नहीं मिलना, तो बेटा क्या वो कॉस्ट के अंदर ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर एसेट जो है वो परचेज करा है बाय पेमेंट ऑफ कैश या क्रेडिट, तो हम क्या करेंगे, बेसिक परचेज प्राइस के अंदर जो आपके नॉन रिफंडेबल वाले जो आपके नॉन रिफंडेबल वाले ड्यूटीज और टैक्सेस रहेंगे, आप उनको क्या कर देंगे, ऐड करके चलेंगे। ठीक है, आप उनको क्या कर दोगे, ऐड करके चलोगे। बेटा आप मुझे एक चीज बताओ, जब आप कोई एसेट खरीदोगे, क्या उसकी डिलीवरी के लिए भी कुछ खर्चा रहेगा, हैंडलिंग के लिए कुछ खर्चा रहेगा ना? तो कुछ इनिशियल डिलीवरी और हैंडलिंग का जो कॉस्ट रहेगी, बेटा वो भी क्या होनी चाहिए, क्या कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए? बेटा देखो सिंपल सा एक रूल बताता हूँ, एक थंब लाइन दे रहा हूँ, ठीक है, थंब रूल दे रहा हूँ। जो भी खर्चा इनकर हो रहा है, जब तक एसेट उस पोजीशन में नहीं आ जाता कि हम उसको रेडी यूज कर पाए, रेडी फॉर यूज हो जैसा मैनेजमेंट चाहती है, तब तक का जो खर्चा है वो कैपिटलाइज होना चाहिए, तब तक का जो खर्चा है कैपिटलाइज होना चाहिए। अब डिलीवरी का अगर मैं खर्चा पे ही नहीं करूंगा तो मेरे पास पहुंचेगा ही नहीं ना, तो जो इनिशियल डिलीवरी का खर्चा हो रहा है या हैंडलिंग कॉस्ट हो रही है, क्योंकि मशीन भारी होती है, ठीक है। देन अच्छा, बेटा कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई मशीन ली है, उस मशीन को जहां पर इंस्टॉल करना है या जो भी प्लांट है उसको वहां पर इंस्टॉल करके चलना है, तो वहां पर आपको कुछ फाउंडेशन लेयर करनी पड़े, है ना, साइट को पहले प्रिपेयर करना पड़े। मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पर एक मशीन लगानी है, अब अगर मान लो कहीं पर एक मशीन सेटअप करना है, अब हमें पता है कि मशीन ना भारी बहुत है, ठीक है, मतलब इतनी भारी मशीन है कि इट कुड हैपन कि मशीन अगर हमने उसको डायरेक्टली फ्लोर के ऊपर रख दिया, तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर जमीन ही धस जाए या फ्लोर गिर ही जाए। तो हम क्या करते हैं, हमने वो सीमेंट वाली क्या करते हैं, एक माउंटी टाइप बना लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसे लेकर चलो, अब मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा टावर्स लगे होते हैं टावर्स। अब टावर्स जो लगे होते हैं, आप कभी भी यहाँ टाटा स्काई का भी वो जो लगे होते हैं चीजें, बड़े बड़े टावर सैटेलाइट जो लगी होती हैं, ठीक है, टावर्स ले लेते हैं, टावर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, जो टेलीफोन वाले टावर्स होते हैं, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, जो भी ये टावर्स लगे हुए हैं, आप एक चीज नोट करना, ये नहीं है कि टावर सीधे जाके छत के ऊपर लगा दिए, या इवन सोलर पैनल है, ये नहीं है कि सीधा जाके छत के ऊपर लगा दिए। सबसे पहले क्या करा जाता है, नीचे एक सीमेंट का पूरा एक बेस बनाया जाता है, जिसके ऊपर वो टावर जो है वो टिक सके, ठीक है, प्रॉपर एक फाउंडेशन जो है वो तैयार करी जाती है, फिर उसके ऊपर जो है वो सेटअप करा जाता है, ठीक है, ताकि बिल्डिंग के ऊपर वेट ना आए, ठीक है, और बड़े बड़े नील्स होते हैं, पूरा एक सेटअप करा जाता है, फिर जाकर टावर लगाया जाता है, ऐसे तो नहीं लगा दिया जाता। सेम गोज विद सोलर पैनल्स, वहां पर एंकल्स लगाए जाते हैं, टावर्स में भी एंकल्स लगाए जाते हैं, एल शेप्ड एंकल्स लगते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फिर फिटिंग करी जाती है। इसी तरीके से कोई मशीनरी ऐसे हो सकती है कि जिसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़े, एक सेटअप लगाना पड़े जिस चीज के ऊपर मशीन को रखी जाए, तो साइट को पहले क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मान लीजिए कोई बिल्डिंग भी बनाकर चल रहे हैं या बिल्डिंग अगर कोई करके चल रहे हैं, बेटा बिल्डिंग के लिए भी ये चीज करनी पड़ती है, कि ये नहीं है कि जहां मन किया वहां जगह खुदाई शुरू करी बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग के लिए भी पहले आपको लैंड को सेट करना पड़ता है, जमीन की टेस्टिंग होती है सबसे पहले, कि वहां पे बिल्डिंग रह टिक भी सकती है, नहीं टिक सकती, हर जगह बिल्डिंग अलाउड क्यों नहीं होती, कभी ये चीज सोची है? नहीं, दस जाती है, अदरवाइज डस जाएगी। ठीक है, तो जहां पर सॉइल प्रॉपर है, लैंड टेस्टिंग हो चुकी हुई है, वो सॉइल की टेस्टिंग हो चुकी है, पता है वो सेफ है, वहां पे टिका जा सकता है, वहां पर सबसे पहले जमीन को क्या करा जाता है, अगर उबड़ खाबड़ जमीन होती है पहले उसको प्लेन करा जाता है, पहले उसको ठीक करा जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर काम शुरू करा जाता है, ठीक है, नींव रखी जाती है पहले। तो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट हो गया। अच्छा, फिर जो भी मशीनरी आई है बेटा, क्या उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसकी इंस्टॉलेशन और असेंबली की कॉस्ट लगेगी, ठीक है, इंस्टॉलेशन और असेंबलिंग कॉस्ट होगी। इंस्टॉलेशन और असेंबलिंग कॉस्ट समझ में आता है? इंस्टॉलेशन क्या हो गया, कोई मशीन आई, देखो देर आर बेटा सर्टेन मशीन जो तो हम जानते हैं कि रेडी टू इंस्टॉल होती है, सीधी बात है, खुद ही यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल करने की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट देयर कैन बी मशीन ना जहां पर उसको प्रॉपर इंस्टॉलेशन सिस्टम रहता है या असेंबल करना पड़े। अब आजकल तो बेटा लैपटॉप का जमाना चल पड़ा हुआ है, लेकिन पहले लैपटॉप इतने नहीं होते थे, पहले क्या होते थे, डेस्कटॉप होते थे, हो सकता है आप में से किसी घर में आज भी डेस्कटॉप पड़ा हो, ठीक है, तो डेस्कटॉप होते थे, तो डेस्कटॉप पता है कैसे होता था, असेंबल करा जाता था, मॉनिटर इसका, सीपीयू इस कंपनी का, कीबोर्ड इस कंपनी का, माउस इस कंपनी का, यस ये एक एग्जांपल पड़ा है हमारे सामने, यहाँ पर भी पड़ा हुआ है,
तो यहाँ पे स्क्रीन किसी और की है, वो असेंबल करा हो जाता है, ठीक है। तो असेंबलिंग की जो कॉस्ट होती है या इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट होती है वो भी आपकी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, जब भी कोई मशीनरी इंस्टॉल होती है तो टेस्टिंग करोगे या नहीं करोगे? एग्जाम्पल, एक बिल्कुल एक बेसिक एग्जाम्पल देके चलता हूँ, ठीक है। कार्ट्रिज अगर रिफिल करने में भी आता है ना बंदा, कार्ट्रिज रिफिल करने के बाद एक प्रिंट देके देखता है कि भाई प्रिंट साफ आ रहा है नहीं आ रहा है, वहां भी टेस्टिंग करी जाती है। बेटा फिर आप जरा सोच के देखो, मैंने आपको कहा छोटे बिजनेस के एंगल से सोच के देखोगे आपको समझ में कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बड़े बिजनेस के एंगल से सोच के देखोगे बिल्कुल कनेक्ट कर पाओगे। आप इस एंगल से सोच के चलिए कि मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी मशीनरी है, लाखों में प्रोडक्शन होनी है, लाखों क्या करोड़ों के अंदर प्रोडक्शन होनी है किसी प्रोडक्ट की, उसने, ठीक है, कोई ऐसा एफएमसीजी का प्रोडक्ट बनाती है जो हर घर की रिक्वायरमेंट है, ये ठीक है, पता है कि करोड़ों में प्रोडक्शन होनी है एनुअल बेसिस के ऊपर। तो अब वो क्या टेस्ट करके चलेगी या नहीं करके चलेगी? मशीन को जब इंस्टॉल होगी एक बार तो टेस्टिंग करके देखेगी ना, यार मशीन ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही, सैंपल ठीक आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अगर बुक की प्रिंटिंग भी होनी होती है या कोई ऐसे होते हैं ना, सबसे पहले एक सैंपल प्रिंट एक्चुअल में करा जाता है। बड़े बड़े पब्लिशर्स होते हैं, एक सैंपल प्रिंट पहले करा जाता है, वहां तो लाखों में कॉपियां होनी है। अब सैंपल प्रिंट अगर हो ही नहीं सकता और वो आ जाएगा मार्केट में, तो सारी कॉपियां गलत हो जाएंगी, कोई गलती निकली तो, है ना। तो सैंपल प्रिंटिंग होती है, तो जिस टाइम पे टेस्टिंग चल रही होती है ना, उस टाइम पे जो सैंपल निकाले गए हैं, उन सैंपल से जो भी पैसा बेच के पैसा आया है उसको ना डिडक्ट कर दिया जाता है इसमें से। क्यों डिडक्ट करा जाता है? क्योंकि इट इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रिकवरी ऑफ कॉस्ट, कि भाई जो आपकी कॉस्ट इनकर हुई थी इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को एक्वायर करने के लिए, उसकी क्या है, रिकवरी है, ठीक है। तो अगर कोई नेट प्रोसीड्स है उसको क्या करा जाएगा, माइनस करा जाता है, वो मैं अभी लिखवा दूंगा आगे जाके, डोंट वरी, ठीक है। आगे बढ़ सकता हूँ। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या आता है, बड़ा लॉजिकल चीजें हैं। प्रोफेशनल फीस, अगर कोई प्रोफेशनल फीस है बेटा वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। प्रोफेशनल फीस का एग्जांपल दे सकते हो मुझे? जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना के चल रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना के चल रहे हैं, तो उसके अंदर आर्किटेक्ट की सर्विस लेकर चलोगे, इंजीनियर की सर्विस लेकर चलोगे। एग्जाम्पल के तौर पे फीस फॉर इंजीनियर्स, ठीक है, या फिर आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर की आप सर्विस ले रहे हो, आर्किटेक्ट की सर्विस ले रहे हो, ठीक है, इंटीरियर डिजाइनर की सर्विस लेके चल रहे हो, ठीक है। तो वो ये आ जाएगा यहाँ पर। बोल बेटा क्या यहाँ तक क्लियर है? देन बेटा इसके बाद हम क्या ऐड करके चलते हैं, इसके बाद हम ऐड करके चलते हैं बोरविंग कॉस्ट, इसके बाद हम क्या ऐड करके चलते हैं, बोरविंग कॉस्ट। कौन सी वाली बोरविंग कॉस्ट? ब्रैकेट मैंने लिख दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 वाली। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बेटा मैंने अब तक कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं मेरे से, कुछ एक बच्चों का बचा हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अंदर क्या आता है, क्वालिफाइंग एसेट की बात होती है, ठीक है, कि अगर एक क्वालिफाइंग एसेट है तो जो बोरविंग कॉस्ट होती है उसको क्या करा जाता है बेटा, कैपिटलाइज करा जाता है। तो अगर कैपिटलाइज हो रही है तो उसको हम क्या करके चलेंगे, ऐड करके चलेंगे। इसके अंदर बेटा ऐड करके चलिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ठीक है, डीकमीशनिंग। इसके अंदर ऐड करके चलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग, कॉमा, रिस्टोरेशन कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट ऐड करके चलेंगे। अभी पेशेंस बनाई रखिएगा, डीकमीशनिंग और रिस्टोरेशन के बारे में मैं आगे जाके बात करने वाला हूं, बेफिक्र रहिए, ठीक है। बेटा फिर ऐसा हो सकता है ना कि कोई ना कोई एक्सपेंडिचर आपने करा हो जब आपने टेस्ट रन कर रहे हो। अब अगर मैं प्रोडक्शन करके चल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन करके चल रहा हूँ या टेस्ट रन करके चल रहा हूँ, तो तब कुछ खर्चा भी तो होगा, लेकिन फिर कुछ रेवेन्यू भी तो जनरेट होगा, कुछ पैसा मिलेगा भी तो ना उन सैंपल्स को बेच के, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, हम ऐड करके चलते हैं, क्या चीज ऐड करके चलते हैं, जो भी बेटा एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हुआ है, इनकर्ड हुआ। जो आपका एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है किस चीज के ऊपर, जो आपका एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है ऑन द टेस्ट रन्स एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन, जो आपका एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है ऑन टेस्ट रन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन के ऊपर, जो आपका एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग, ठीक है, क्या डिडक्ट करने के बाद, आफ्टर डिडक्टिंग नेट प्रोसीड्स, आफ्टर डिडक्टिंग नेट प्रोसीड्स, ठीक है, जो भी रिसीव हुई हैं आफ्टर डिडक्टिंग नेट प्रोसीड्स, जो कि रिसीव्ड हुई हैं किसके ऊपर, ऑन सेल ऑफ आइटम्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टेस्ट रन। जो आपने टेस्ट रन के टाइम पे आइटम्स जो है प्रोड्यूस करी हैं, उनको बेच के जो पैसा मिला है वो आप माइनस करके चलोगे, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं।
चलिए बेटा, इसके अलावा क्या होता है बेटा, कोई भी ऐसा खर्चा जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, क्या बोला मैंने, एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ठीक है, टू ब्रिंग एसेट, कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो आपने इंकर करी है टू ब्रिंग एसेट टू द लोकेशन, उस लोकेशन पे लाने के लिए, एंड कंडीशन पे लाने के लिए, उस लोकेशन और कंडीशन पे लाने के लिए जो कि निसेसरी है, उस कंडीशन और लोकेशन पे लाने के लिए जो कि निसेसरी है टू ऑपरेट फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस, टू ऑपरेट फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस, ठीक है, तो वो भी आपकी बेटा ऐड होकर चलेगी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अच्छा, देन बेटा देयर कैन बी सर्टेन चेंजेस इन द प्राइस, ऐसा हो सकता है कि कुछ प्राइस में एडजस्टमेंट हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, देयर कैन बी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके चलते, सबसीक्वेंट प्राइस एडजस्टमेंट के चलते, ठीक है। अब ये क्या चीज है बेटा, समझेंगे। बेटा देखो, जब भी बड़े बड़े मशीन या प्लांट बनते हैं ना, देर आर सर्टेन प्लांट जो ऑन ऑर्डर बन रहे होते हैं। अगर मान लीजिए मुझे कोई 3D प्रिंटिंग वाली कोई मशीन लगानी है, तो 3D प्रिंटिंग की अगर मुझे कोई मशीन लगानी है, मेरे पास जितनी स्पेस है, मैंने उस हिसाब से एक कस्टमाइज जो है वो मशीन जो है वो तैयार करवाई, उस हिसाब से क्या करा, एक कस्टमाइज मशीन जो है मैं तैयार करवा के चल रहा हूँ। अब जब मैं कस्टमाइज बेटा मशीन जो है वो मैं बना के चल रहा हूँ, ठीक है, जब मैं कस्टमाइज मशीन जो है बेटा वो मैं बना के चल रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है ना उस टाइम पे कोई एक प्राइस फिक्स हुआ, या आप ऐसे समझो, यूजुअली होता क्या है, जब भी आपने कोई मशीनरी लेनी होती है, कोई चीज लेनी होती है, क्या सबसे पहले आप क्या करते हो, कोटेशन मंगाते हो, आप 4 जगह पता करते हो। अब ऐसा हो सकता है ना कि जिस टाइम पे आपने कोटेशन मंगाई थी उस टाइम पे प्राइसिंग अलग थी, और फ्यूचर में जाके कुछ चेंज हो गया, मान लेते हैं जो मटेरियल यूज होना है उस मशीनरी या उस एसेट को बनाने के लिए, उस एसेट के मटेरियल के अंदर ही चेंज हो गया, उसकी प्राइसिंग के अंदर ही चेंज आ गया, ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट ने क्या करा है बजट के अंदर, या फिर क्या कर दिया कि कई चीजों के ऊपर क्या कर देती है वो, चेंजेस कर देती है ना बजट के चलते भी, जैसे उनको लगता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए, से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के रिगार्डिंग से वो कोई सब्सिडी टाइप लेकर आ जाती है, कुछ लेकर आ जाती है, तो बेटा क्या उसके चलते भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा ना। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, उन्होंने बोल दिया कि एक से टैक्स रेट उन्होंने घटा दिया, तो अगर जो भी चेंजेस हुए हैं प्राइस में या ड्यूटीज के अंदर, टैक्सेस के अंदर, सिमिलर आइटम्स के अंदर, हम उनके रिगार्डिंग क्या करके चलते हैं, एडजस्टमेंट करके चलते हैं। मान लेते हैं जिस टाइम पे ऑर्डर दिया था उस टाइम पे 18% का जीएसटी था, ठीक है, या 18% जो है इंपोर्ट ड्यूटी से लग रही थी। अब गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं कि नहीं, अगर आप ये वाला प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो ना, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो कह रहे हैं हम उसको ड्यूटी फ्री कर देते हैं जी, या हम उसके ऊपर क्या करेंगे, हम उसके ऊपर टैक्स का रेट कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, कोई लग्जरी आइटम को ट्रीट करके चल रहे हैं, वो कहते हैं नहीं 18 की जगह 28 लगेगा जी इस पे, ठीक है, तो वो जो चेंजेस हुए। फिर बेटा देखो जी, ट्रेड डिस्काउंट कोई हो सकता है, ठीक है, कोई ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है, या कोई रिबेट हो सकता है। अगर मान लो ऊपर ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट इंक्लूडेड है तो मुझे माइनस करना चाहिए, डन है। और आखिरी चीज क्या आती है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है ना गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर। तो गवर्नमेंट ग्रांट वाला स्टैंडर्ड के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी अगर ग्रांट जो है दैट इज रिलेटेड टू द फिक्स एसेट, तो वो हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट से रिड्यूस होती है, तो उस ग्रांट को हम क्या कर देंगे बेटा, लेस कर देंगे, उस ग्रांट को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो बेटा दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टू बी कैपिटलाइज्ड। बेसिकली जो जो चीजें बेटा आती हैं मैंने आपको पूरा का पूरा कहीं ना कहीं एक फॉर्मेट के फॉर्म में लिखवा जरूर दिया है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। क्या एक एक पॉइंट क्लियर है कि व्हाई वी आर एडिंग समथिंग एंड व्हाई वी आर नॉट एडिंग समथिंग, अगर अगर हमने कुछ सब्ट्रैक्ट करा है तो क्यों करा है, अगर ऐड करा है तो क्यों करा है, क्या क्लियर है। अब एक काम करेंगे आप लोग, जस्ट रीड इट, जस्ट एक बार जो लिखवाया एक बार रीड करो, फिर उसके बाद हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी बुक से पढ़ के चलते हैं ये वाली चीजें, जितने पॉइंट्स लिखवाए हैं जैसे एक बार रीड कर लो, किसी में डाउट है पूछ
जैसी हो जाए बेटा बता दीजिए। प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर मैंने बोला था मैं आगे जाके बात करूँ। टेस्ट के बाद क्या लिखा था उसमें? कहाँ पर? टेस्ट। टेस्ट रन, ये कह रहे हो टेस्ट रन लिखा हुआ बेटा। ठीक है चलो आगे। हाँ जी। गुरप्रीत बच्चे आपने बिल्कुल मतलब जब ये टॉपिक चल रहा था बीच में ज्वाइन करा है तो हो सकता है कंप्लीटली समझ में ना आए। ठीक है। बट जितना अब लेक्चर बचा हुआ है लगा लीजिए ढंग से। दोबारा से एक बार स्पीड में सुनोगे कवर हो जाएगा। ठीक है जी। चलो बेटा पढ़ूं आगे। चलिए जी। बेटा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? परचेज प्राइस इंक्लूड होगा। कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इंक्लूड होगी। डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन और सिमिलर लाइबिलिटीज जो है वो इंक्लूड होगी। अब ये डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन या सिमिलर लाइबिलिटी क्या है बेफिक्र रहिए, इस बारे में चर्चा करी जाएगी आगे जाकर। अब उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर चार चीजें ऐसी हैं जो आप इंक्लूड करके नहीं चलोगे। और आपको जानबूझ के जब क्वेश्चन वो देगा ना तो क्वेश्चन के अंदर इनमें से कुछ ना कुछ दे रखा होगा। आपको ध्यान रखना है कि ये कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हिस्सा नहीं होता। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और अ बिजनेस सच एज द इनोग्रेशन कॉस्ट। अगर आपने कोई नई फैसिलिटी या बिजनेस ओपन करा है उसको ओपन करने की जो कॉस्ट लग रही है जैसे कि इनोग्रेशन कॉस्ट, तो कह रहे हैं उसको हम कंसीडर करके नहीं चलेंगे, वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। आपने क्या करा है कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा या कोई नई सर्विस इंट्रोड्यूस करी है तो उसको इंट्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट लगी है, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट, प्रमोशन एक्टिविटीज की कॉस्ट, कहेंगे वो वाली कॉस्ट भी जो है वो आपका क्या नहीं रहेगा बेटा, वो आपका इंक्लूड करके नहीं चलोगे। ठीक है बोलो बेटा क्या यहां तक क्लियर होता है? आगे बढ़ सकता हूं। देन कॉस्ट ऑफ कंडक्टेड बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। तो अगर आप किसी नई लोकेशन के अंदर बिजनेस कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो नए कस्टमर्स के साथ बिजनेस करके चल रहे हो वहां पर जो कॉस्ट वो जो इनकर हो रही है कॉस्ट इंक्लूडिंग आपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी उसकी जो कॉस्ट इनकर हो रही है कह रहे हैं उसको भी हम कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हिस्सा नहीं मानेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन और अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती है। तो ये इन्होंने चार चीजें बेटा यहां पर बोल दी हैं। ठीक है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, आप एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और चीज आती है यहाँ पर इन्होंने लिखी नहीं हुई, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, वो नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। बेटा देखो जो हमने पढ़ा परचेज प्राइस, कह रहे हैं परचेज प्राइस के अंदर क्या इंक्लूड होगा। देखो बेटा परचेज प्राइस के अंदर आपका बेसिक प्राइस तो देखो आ ही रहा है, राइट। बेसिक प्राइस तो देखो बेटा आ ही रहा है। बेसिक प्राइस के अलावा कह रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटीज इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। आपने मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंपोर्ट करा है तो जो आपने इंपोर्ट करा है उसके ऊपर जो जो भी टैक्स लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और अगर कोई नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस है वो भी क्या हो जाएंगे इंक्लूड हो जाएंगे। देन अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आपको बेटा कई बार पेपर के अंदर कैसा क्वेश्चन आ जाता है बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 7 से 10 आइटम देख तो क्लासिफाई क्या परचेज प्राइस ठीक है। तो परचेज प्राइस के अंदर ध्यान रखना चार ही चीजें आपकी यहाँ पे कवर हो रही हैं। एक तो आपका परचेज प्राइस हो गया, एक आपका इंपोर्ट ड्यूटीज हो गया या नॉन रिफंडेबल परचेज आइटम्स हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया ट्रेड डिस्काउंट हो गया, और रिबेट्स हो गया वो आप डिडक्ट करके चलोगे। देन बेटा वी हैव डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की अगर हम बात करके चले बेटा सीधा सीधा मतलब है कहेंगे कोई भी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट फॉर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। अगर कोई भी कॉस्ट जो आपने इनकर करी है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल किससे रिलेटेड है, एसेट को उस लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए जो कि जरूरी है कि जिस मैनर में मैनेजमेंट चाहती है उस एसेट को ऑपरेट करना उसको ऑपरेट कर पाए।
बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलता हूं मैं, एक एसी का एग्जांपल ले लेता हूं। एसी आप लेकर आए, एसी आके रखा हुआ है, मैं एसी का बॉक्स यहाँ पे लाके रख दूं, बेटा वो ठंडक नहीं देगा। उसको जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक कूलिंग नहीं होगी, राइट। तो कह रहे हैं जो recognition है ऑफ कॉस्ट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई सीरीज when the item is in the location and condition necessary for it for capable of operating in the manner as intended by the management। अब इन्होंने देखो बेटा क्या बोला है, देखो ध्यान से सुनेंगे। इन्होंने ये चीज बोली, कहेंगे कि आपकी जो कॉस्ट है उसको आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कब रिकॉग्नाइज करना बंद कर दोगे, सीज कर दोगे, कोई भी जो खर्चा हो रहा है कब, जब वो जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है वो उस लोकेशन में पहुंच गया, उस कंडीशन में पहुंच गया जो कि नेसेसरी थी कि उसको ऑपरेट कर सके इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट जैसा चाहती थी वो उस लोकेशन में है, उस कंडीशन में है, ठीक है, कि उसको ऑपरेट करा जा सकता है जैसा मैनेजमेंट चाहती है उस मैनर के अंदर। तब तक की जो कॉस्ट इनकर होगी दैट इज ओके। उसके बाद की जो कॉस्ट अगर कोई इनकर हो रही है ना उसको फिर हम कैपिटलाइज करके नहीं चलेंगे, उसको हम कैपिटलाइज करके नहीं चलेंगे। फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई। कह रहे हैं क्या क्या हम इंक्लूड करके नहीं चलेंगे इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ आइटम ऑफ पीपीई, क्या इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, कह रहे हैं कोई भी कॉस्ट जो इनकर्ड हुई है वाइल एन आइटम कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर intended by the management has yet to be brought into use और इज ऑपरेटेड एट लेस देन द फुल कैपेसिटी। कहेंगे अगर मान लीजिए कोई आपने कॉस्ट इनकर करी है, जब एक आइटम कैपेबल है कि आप उसको ऑपरेट कर सकते हो उस मैनर के अंदर जैसा मैनेजमेंट चाहती है, लेकिन आप नहीं कर रहे यूज या आप उसको ऑपरेट कर रहे हो एक लेस देन फुल कैपेसिटी के ऊपर। एग्जाम्पल बेटा हम यहाँ पर आगे जाकर भी पढ़ेंगे एग्जाम्पल, इसके ऊपर आपकी बुक में भी गिवन है। एक मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई अम्यूजमेंट पार्क है। अब अम्यूजमेंट पार्क कोई ओपन हुआ, तो इन्होंने क्या करा, अम्यूजमेंट पार्क इज रेडी कि उसको अगर आप ऑपरेट करना चाहो आप फुल कैपेसिटी पे भी ऑपरेट कर सकते हो। बट इनिशियली आपने क्या ऑपरेट करा, आपने ऑपरेट करा है एटलीस्ट से 50% कैपेसिटी होंगी। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हो, सिर्फ 50% कैपेसिटी के ऊपर ही आप ऑपरेट करके चल रहे हो, उससे ज्यादा पे ऑपरेट करके नहीं चल रहे। ठीक है, तो वहां पर उस टाइम पे जो कॉस्ट इनकर हो रही है, तो आप वो नहीं कह सकते कि भाई इसको भी कैपिटलाइज करके चलेंगे, यू विल नॉट कैपिटलाइज इट। क्लियर है। Then initial operating losses such as those incurred while the demand for the output of an item builds up। बेटा सीधी सी बात है, बेटा अगर कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करके कर रहे हो, कोई दुनिया वाले वेट नहीं कर रहे थे कि अच्छा ये प्रोडक्ट आएगा तभी हम खरीदेंगे, नहीं तो खरीदेंगे नहीं। डेफिनेटली अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आए या कोई भी आप प्रोडक्शन करके चल रहे हो किसी भी गुड्स की, तो उसकी डिमांड बनने में टाइम लगता है। मैगी की आज जितनी सेल होती है वो ऐसे नहीं पहुंच गई, इनिशियली मैगी भी कम ही बिकी होगी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके उसकी राइज हुआ होगा, राइट। तो वो कह रहे हैं कि आपके जो भी इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज होते हैं, जिस टाइम पे डिमांड जो है वो आउटपुट की बिल्डअप हो रही होती है, उसको भी आप इस कॉस्ट का पार्ट नहीं मानोगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट के अंदर ऐड मत कर देना। देन अगर आपने रीलोकेट करा है या रीऑर्गेनाइज करा है, रीलोकेशन की कॉस्ट हो गई या रीऑर्गेनाइजिंग की कॉस्ट हो गई, ठीक है, उसको भी हम क्या कहते हैं, ऑफ पार्ट और ऑल द ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज, वो भी कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। आपने रीलोकेट करा या आपने कुछ रीऑर्गेनाइजेशन करी है, कह रहे हैं उसकी जो कॉस्ट होगी, कह रहे हैं उसको हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट नहीं मान के चलेंगे। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए। क्या एग्जांपल दिए, सबसे पहला एग्जांपल आया कॉस्ट ऑफ इंप्लॉय बेनिफिट। ठीक है, इन्होंने क्या एग्जांपल दिया, कॉस्ट ऑफ इंप्लॉय बेनिफिट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ आइटम ऑफ पीपीई। बेटा अगर मान लीजिए आपने क्या करा है, कोई एसेट आप खुद ही कंस्ट्रक्ट करके चल रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के अंदर इंप्लॉइज लगेंगे, लेबर लगेगी, तो क्या वो बिल्डिंग की कॉस्ट के अंदर पार्ट ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई मशीन जो है हम इन हाउस बना के चल रहे हैं, लेट जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ से फर्नीचर। फर्नीचर जो है, अगर मान लेते हैं मेरा काम है फर्नीचर बेचने का, अब मैंने अपने ही ऑफिस के लिए कुछ फर्नीचर बनवाया, तो जो फर्नीचर बनाया यानी जो लेबर अदरवाइज वैसे फर्नीचर बना रही थी फॉर सेल, अब उसी लेबर ने क्या करा है, फर्नीचर वो बनाकर चल रही है, बट किस पर्पस के लिए, वही जो है अब वो फर्नीचर बनाकर चल रही है फॉर व्हाट पर्पस, हाँ जी, अपने लिए बना के चल रही है। ठीक है, तो वो अगर अपने ऑफिस यूज के लिए बना के चल रही है तो सिंपल सी बात है बेटा लेबर तो लगेगी। अब जो लेबर जो एम्प्लॉय की वो कॉस्ट है वो वहां पर ऐड हो जाएगी। बोलो समझ में आता है। अच्छा साइट प्रिपरेशन समझ में आता है।
इनिशियल हेड डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट भी क्लियर है सभी को। इंस्टॉलेशन असेंबली कॉस्ट हमने बात करी थी। देन कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, कह रहे हैं जो कॉस्ट होती है टेस्टिंग की, क्या एसेट ढंग से काम कर रहा है यार। आफ्टर डिडक्टिंग द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग एनी आइटम्स while bringing the asset to the location and conditions such as sample produced while with testing equipment। ठीक है, मान लीजिए आपने टेस्टिंग करी कि भी प्रोडक्शन ठीक से हो रही है नहीं हो रही, तो उस टाइम पे कुछ कॉस्ट इनकर हुई होगी। अब वो सैंपल आप बेचोगे भी, सैंपल आप बेचोगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा, वो जो रेवेन्यू जनरेट होगा सैंपल से, ठीक है, उसका हम क्या करके चलेंगे, उसको भी हम माइनस करके चल लेंगे। मतलब बेसिकली रेवेन्यू को माइनस करोगे और नेट कॉस्ट ले लोगे। नेक्स्ट क्या आ गया, प्रोफेशनल फीस, क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूँ। अगला क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द कॉस्ट दैट आर नॉट आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ऊपर जो एक पैराग्राफ गिवन था ना, बस उसी पैराग्राफ को इन्होंने नीचे दोबारा से लिख दिया है। क्या बोलते हैं कि इन कॉस्ट को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं मानेंगे। आपने कोई नई फैसिलिटी या बिजनेस ओपन करा है, जैसे उसकी इनोग्रेशन कॉस्ट होगी, उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट है इंट्रोड्यूस करने की कोई नया प्रोडक्ट या सर्विसेज, ठीक है, प्रमोशनल एक्टिविटीज रिलेटेड कॉस्ट होगी, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट होगी, कॉस्ट होगी बिजनेस को कंडक्ट करने की एक नए लोकेशन में या एक नए क्लास ऑफ कस्टमर के साथ, जिसमें स्टाफ ट्रेनिंग की भी कॉस्ट आ गई। और एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल ओवरहेड कॉस्ट कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कॉस्ट नहीं होगा, इनकर नहीं होगा। अब इन्होंने आगे क्या बोला, कह रहे हैं कुछ ऑपरेशंस अक्कर होते हैं इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ द आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट but are not necessary to bring the item to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner as intended by management। These incidental operation में occur before or during the construction or development activities। कह रहे हैं कुछ operations ऐसे occur होते हैं जो construction से related है, जो development से related है, लेकिन वो जरूरी नहीं, ठीक है। मतलब वो जरूरी नहीं है कि आइटम को उस लोकेशन पे लाने के लिए या कंडीशन पे लाने के लिए जैसा मैनेजमेंट इंटेंड कर रही थी कि वो करना ही पड़ेगा। तो ये जो इंसिडेंटल ऑपरेशंस होते हैं, ये ड्यूरिंग बिफोर भी हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन, या ड्यूरिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज, बिफोर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, या बिफोर और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, बेसिकली ये इनकर हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं बेटा। बेटा मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग की साइट है, ठीक है, मान लीजिए बेटा ये एक साइट है और यहां पर क्या बननी है, एक बिल्डिंग बननी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बननी है, एकड़ में जमीन है, यहां पर एक बिल्डिंग बननी है। अब कंस्ट्रक्शन बनने में तो टाइम लगेगा ना, कंस्ट्रक्शन होने में तो टाइम लगेगा। ऐसा तो है नहीं ना कि पूरे प्रेमाइसेस के अंदर बिल्डिंग एक साथ बन जाएगी। तो हमने क्या करा, बाय द टाइम बेटा इधर बिल्डिंग बन रही थी या अभी नींव बन रही थी या कह लीजिए साइड बाय साइड काम चल रहा था, बहुत सारी स्पेस ऐसी थी जो एम्प्टी थी, बहुत सारी स्पेस ऐसी थी जो एम्प्टी थी। तो ये जो एम्प्टी स्पेस थी, हमने कहा कि भाई इस एम्प्टी स्पेस को हम ना पार्किंग के लिए यूज कर लेंगे। किसके लिए यूज कर लेंगे, पार्किंग के लिए, कि लोगों को पार्किंग यहाँ पे करने देंगे और उनसे क्या ले लिया, से कुछ पैसा ले लिया पार्किंग के लिए। अब ये जो इनकम अर्न हो रही है, मुझे बताओ क्या इसका क्या करेंगे। ये जो ऑपरेशंस की बात हो रही है उसका एक एग्जांपल है ये बेटा। ध्यान क्लास में, ध्यान बेटा पूरा, ठीक है, दोबारा बता, हर एक चीज दोबारा बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास में कंसंट्रेशन पूरी चाहिए मुझे, ठीक है। ये एक बिल्डिंग साइट है, इसके ऊपर बिल्डिंग बननी है, काम अभी शुरू हो रहा है, ठीक है। अब जितने में बिल्डिंग का काम बन रहा है, ठीक है, जो भी बिल्डिंग बन रही है, हमारे पास बहुत सारी जगह ऐसी पड़ी है जो कि खाली पड़ी है, जो मुझे पता भी यूज ही नहीं होगी। हमने क्या कहा कि उस टाइम पे हमने कहा कि हमने यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह बना दी। मतलब पार्किंग अगर किसी ने करनी है, ठीक है, यहाँ पर आगे पार्किंग कर सकता है, ठीक है, और उस पार्किंग के लिए आपसे आपको इनकम भरी, पार्किंग करने दे रहे हो और पार्किंग फीस लेकर चल रहे हो कि ठीक है गाड़ी पार्क करते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकम दे देना। पर वो एक फीस रख ली उस चीज के लिए। बस क्वेश्चन ये है कि ये जो आ रही है पार्किंग वाली, ये जो फीस आ रही है, क्वेश्चन ये है, ये क्या, इसका क्या करना चाहिए, क्या इसको मैं अपनी कॉस्ट में से रिड्यूस करके चलूं, पहला क्वेश्चन। क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में से मैं इसको रिड्यूस करके चलूं। दूसरा क्वेश्चन या दूसरा ऑल्टरनेटिव, क्या मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाऊं, क्या करना चाहिए, क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। वाई, बेटा इनकम में बी अर्न थ्रू यूजिंग अ बिल्डिंग साइट, कि आप एक बिल्डिंग साइट को यूज करके चल रहे हो कार पार्क की तरह, जब तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता। क्योंकि जो इंसिडेंटल ऑपरेशंस है वो जरूरी नहीं है टू ब्रिंग द आइटम टू द लोकेशन एंड कंडीशन निसेसरी फॉर इट
ऑफ कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो हमने लाइन पढ़ी हुई है ना एक, कि जो खर्चा आपका इनकर हो रहा है टू ब्रिंग एन आइटम टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट बीइंग कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, ये लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं जो आपकी इनकम है या जो आपके रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे एज इनकम और एक्सपेंस। ये जो आपकी इनकम हुई है पार्किंग फीस से, ठीक है, ये कोई करना जरूरी नहीं है। ये नहीं है कि अगर ये नहीं करूंगा तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन नहीं होती, ठीक है। तो ये कोई आपका जो ऑपरेशन आपका कैरियर आउट हुआ है, ये एक आपका इंसिडेंटल ऑपरेशन है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका एक इंसिडेंटल ऑपरेशन है। डन है, आगे बढ़े। अब अगला क्या आता है, इनकम अर्नड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इनकम अर्नड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इनकम है, ठीक है। एग्जाम्पल सेल ऑफ डेब्रिस स्क्रैप मटेरियल एंड डेमोल्यूशन इन केस ऑफ रीडेवलपमेंट एडजस्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। क्या है समझिए, कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इनकम है। बेटा जब आप कंस्ट्रक्शन करके चल रहे होते हो ना, ठीक है, या कोई कंस्ट्रक्शन करके चल रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ ना कुछ डेब्रिस रहेगा, स्क्रैप मटेरियल रहेगा, आपने उसको बेचा। डेब्रिस का मतलब समझते हो, मलबा, एक तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे आप नया ट्रेंड एक शुरू हुआ है, क्या ट्रेंड शुरू हो रहा है, पहले घर लोग रेनोवेट करते थे ना, तो क्या करते थे, इंटीरियर हल्का सा रेनोवेट कर लिया, बाहर से पेंट वूंट करवा लिया। अब जब बहुत घर को टाइम हो जाता है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30-35 साल हो गए, वो क्या करते हैं, खुद हो जाते हैं किराए के घर पे शिफ्ट फॉर टाइम बिंग, जिस टाइम कंस्ट्रक्शन चल रही होती है। और उस टाइम पे पूरा का पूरा घर तोड़ के एक बार बिल्कुल दोबारा से बनाते हैं नए तरीके से। होता है ऐसा, नहीं होता? आपने देखे होंगे बहुत सारे घर आजकल ऐसे ही बनते हैं, है ना। अब जिस टाइम पे बेटा उसको तोड़ा जा रहा होता है घर को, तो वहां पर क्या होगा, मलबा, तो मलबा गिरेगा, तो पूरा का पूरा गिरेगा, जो भी वो रहेगा ना, उसको डेब्रिस बोलते हैं। उसको क्या बोल देते हैं, डेब्रिस, ठीक है। वो जो डेब्रिस है उसको बेचा जाता है। अरे बिल्डिंग है, अगर वैसे घर खरीदा जाए, जरा सोच के देखे ना, कितने की बनेगी। अगर वो बिल्डिंग का वैसे बेचना होगा तो उसकी वैल्यू बेटा 40-50 लाख, 60 लाख, डेढ़ मिनिमम है उसकी वैल्यू, वैसे भी अगर तुम वैसे बेच के चलो, है उसको क्या कर देते हैं, जो डेब्रिस होता है उसको बेच दिया जाता है। वो जो मटेरियल होता है उसको बेचा जाता है जब डेमोलिश होता है वो। किस टाइप का मूवी? यार बेटा मेरे को एक चीज बता, नहीं जब वो तो मैंने देख जब बताया। घर बनता है, मेरे को वो एक ठीक चीज है बता, तो वो जब घर बनता है क्या पत्थर उसके वगैरह वो पत्थर है, उसके अंदर टाइल पत्थर, वगैरह तो वो तो उसके अंदर हम टाइल क्यों है, बेचेंगे? उसके अंदर टाइल है, पत्थर है, सरिया फेंकते हैं। है, उसको बेचा भी जाता है बेटा। इतना मैं बता दूं। फिर वो बड़े वाले यस, मैंने आपको बोला अगर हम छोटे एंगल से सोच रहे हो बात अलग है, अब बड़े के एंगल से सोचोगे चलो ना, ठीक है। तो उसको बेचा जाएगा। तो वो जो है, वहां पर जो कॉस्ट है, वो जो रिकवरी है, वो जो पैसा आया है, उसको बेसिकली मान के चलेंगे इट इज अ रिकवरी ऑफ कॉस्ट। तो हम उसको कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी इनकम है जो अर्नड हुई है, जो डायरेक्टली एसेट से रिलेटेड नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे पार्किंग का रेंटल हो गया, तो कह रहे हैं इसको तो भाई आप इसमें रिकॉग्नाइज करके चलोगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे। क्लियर है बेटा? चलिए बेटा, अब आगे आपको एक इलुस्ट्रेशन गिवन है, मैं चाहूंगा बेटा एक बार इलुस्ट्रेशन गो थ्रू करके चलेंगे। बेटा एंटिटी ए हैज एन एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी विच इट इंटेंड टू नॉक डाउन एंड रीडेवलप। एक फैक्ट्री प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उसको नॉकडाउन, नॉकडाउन करना समझते हो ना, गिराएंगे और रीडेवलप करके चलेंगे। रीडेवलपमेंट पीरियड में क्या है, कंपनी जो है अपनी प्रोडक्शन जो है, फैसिलिटीज को लेकर जाएंगी टेम्परेरी साइट के ऊपर, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपकी इनकर होगी। सेटअप कॉस्ट लगेगी 5 लाख रुपए की नई लोकेशन में मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए। रेंटल की कॉस्ट लगेगी कितने की, 15 लाख रुपए की वहां की। रिमूवल की जो कॉस्ट लगेगी वो 3 लाख लगेगी, मशीन को ओल्ड लोकेशन से न्यू पे ले जाने के लिए। कह रहे हैं क्या इस कॉस्ट को कैपिटलाइज करना चाहिए इनटू द कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग। बिना बुक से आंसर पढ़े चाहता हूं बेशक एक बार दोबारा से जस्ट गो थ्रू द कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है, ठीक है, और फिर मुझे आंसर दीजिए, क्या ये कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा। तीसरा आप कह रहे नहीं होगा, बाकी होगा, आप ये कहते हैं। भी नहीं होता क्योंकि हमने पहले वो कहीं पे सेट कर रखे, तो हमने वो चीज इंक्लूड करी होती है।
रेंट गाड़ी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ भाई। रेंट नहीं होगा। आप कह रहे हो रेंट भी नहीं होगा और कोई कॉस्ट, बाकी आप कह रहे हो होगा। मैंने आप लोगों को अभी एक चीज कही, बुक से आंसर नहीं पढ़ना, जल्दबाजी नहीं चाहिए मुझे। देखो बेटा, जितना भी पोर्शन बचा हुआ है, जो भी चीजें बची हुई हैं, वॉट आई वॉन्ट, जिस दिन चैप्टर खत्म हो, जिस दिन टॉपिक खत्म हो, आपकी इतने कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उसके बाद आप आराम से कोई क्वेश्चन कर पाओ। तो जल्दबाजी मत मचो। 5-10 मिनट ज्यादा लग जाएंगे चलेगा, आधा पौना घंटा टोटल लेक्चर से जितना सोचा उससे ज्यादा लग जाएगा टॉपिक ओवर कराने में, चलेगा मेरे को। ठीक है, लेकिन एक बार सोच के मुझे आंसर दो कि क्या इसको ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे जो आंसर देना है प्लीज सोच के दीजिएगा, जल्दबाजी में आंसर दे रहे हैं। लेके जाऊं कंसेप्ट की तरफ, चलिए सर। नहीं। ये देखो बेटा, following costs are not included in the carrying amount of an item of PPE. Cost of relocating or reorganizing part of all or operations of the enterprise. अगर आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेकर जा रहे हो, क्या वो कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग नहीं हो गया एक तरीके का? तो जो कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग या रीऑर्गेनाइजिंग है, क्या उसको हमें कैपिटलाइज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बेसिकली बेटा सीधी सी बात है, यहां पर आप कोई नई फैसिलिटी नहीं बना रहे। आप यहां पर क्या कर रहे हो, जो आपके ऑपरेशंस थे, यू आर जस्ट रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग दैट ऑपरेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आप रीलोकेट ना करते तो क्या ये खर्चा होना था? अवॉइडेबल था ना ये खर्चा। अगर मैं रीलोकेट ना करता तो ये खर्चा अवॉइडेबल था। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है टू ब्रिंग द एसेट, ठीक है, टू द लोकेशन एंड कंडीशन विच इज नेसेसरी, ठीक है, फॉर मेकिंग इट कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस वजह से इससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक हमें, इससे देखो, ना तो एफिशिएंसी बढ़ने वाली है एसेट्स की, ना ही इससे ऐसा होने वाला है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो होंगे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर आप लोगों ने बेटा ये भी चीज तो पढ़ी है ना, कि कब हम उसको कैपिटलाइज करके चलते हैं, कॉस्ट के अंदर कब इंक्लूड करके चलते हैं, कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। मुझे बताओ, क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कोई फ्लो हो रहे हैं इससे एंटरप्राइज में? कोई फ्लो नहीं हो रहे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आप ड्राइव करके चल पाओगे। तो क्या अब मुझे बताओ, क्या कैपिटलाइज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो कोई भी कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, सारा का सारा P&L के अंदर ही जाना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ के देखते हैं। कैन कंस्ट्रक्टिंग और एक्वायरिंग अ न्यू एसेट में रिजल्ट इन द इंक्रीमेंटल कॉस्ट that would have been avoided if the asset would have not been constructed or acquired. These costs are to be included in the cost of asset if they are not directly are not included in cost of asset if they are not directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary of operating in the manner as intended by the management. The costs to be incurred by the company are in the nature of cost of relocating or reorganizing and do not meet the requirement of the AS10। कह रहे हैं AS10 की रिक्वायरमेंट को ये क्या करते हैं, मीट करके नहीं चलते हैं। बोल बेटा, क्या यहां तक क्लियर होता है? क्या आगे बढ़ सकता हूँ? चलिए, आप लोगों के सामने इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। मैं चाहता हूँ अभी के अभी जरा इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है बुक में ही, मतलब यहाँ आप रफली जो है एक बार इसको सॉल्व करके चलिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 को जो है वो एक बार रफली पेशो बेटा सॉल्व करके चलिए। चलिए करो स्टार्ट।
पूरे हो गया? क्या आंसर निकला? 1 करोड़ 61 लाख का निकला। 1,61,55,000 कह रहे हो आप? ठीक है, बाकियों को भी एक बार देखने आंसर जरा। बाकी क्या कहते हैं जरा। इससे कोई होगा 13 लाख। मैंने सॉल्व कर दिया था बस उसमें ही। कोई बात। चलें। Omega Limited contracted with the supplier to purchase a machinery which is to be installed in its one department in 3 months time. कहेंगे एक मशीनरी है जो एक डिपार्टमेंट में इंस्टॉल होनी है और कितने टाइम में होनी है बेटा? 3 महीने के अंदर। कह रहे हैं स्पेशल फाउंडेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द मशीनरी विच वर प्रिपेयर्ड विद इन द सप्लाई लीड टाइम। कह रहे हैं कुछ क्या करना पड़ेगा? स्पेशल फाउंडेशन रिक्वायर्ड है ताकि मशीनरी को तैयार करा जा सके, ठीक है, उतने टाइम में। यानी कि कॉस्ट ऑफ द साइट प्रिपरेशन एंड लेइंग फाउंडेशन और 1,40,000, 1,40,000 की कॉस्ट लगेगी किस चीज की? साइट को तैयार करने की और फाउंडेशन ले करने की। ये एक्टिविटीज एक टेक्नीशियन सुपरवाइज करके चल रहा था जिसको इंप्लॉय करा गया इसी पर्पज के लिए। 45,000 पर मंथ उसको देकर चलना है। कह रहे हैं जो मशीन है वो परचेज करी गई थी 1,58,00,000 रुपए में और 50,000 रुपए के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा मशीन को फैक्ट्री तक लाने के लिए। एक आर्किटेक्ट भी अपॉइंट करा गया जो 30,000 रुपए ले रहा है मशीनरी की इंस्टॉलेशन को देखने के लिए। आपको ये बताना है कितना अमाउंट कैपिटलाइज होना चाहिए। देखो बेटा, अब अगर आप बिल्कुल ऑर्डर में लिखने बैठ गए, अच्छा पहले 1,40,45, वो गलत हो जाएगा। कैसे करोगे? पहले परचेज प्राइस लिखो, 1,58,00,000 रुपए मेरे को मशीन का देकर चलना है, ठीक है। अब इसके अंदर ऐड करो ना जो जो खर्चे जरूरी हैं। देखो अब यहां से शुरू हो जाओ। साइट को तैयार करने के लिए 1,40,000 रुपए का खर्चा होगा, ठीक है। साइट को तैयार करने के लिए 1,40,000 रुपए का क्या रहेगा? खर्चा रहेगा। उसके अलावा मेरे को एम्प्लॉय को कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी? टेक्नीशियन को, टेक्नीशियन को मुझे 45,000 देना पड़ेगा, लेकिन ये 45,000 मुझे 3 महीने के लिए देना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आता है? 1,35,000 आता है। देन 50,000 रुपए का बेटा कुछ आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी जो है वो लगेगा। उसके अलावा जब तक इंस्टॉलेशन नहीं होगी तब तक का खर्चा इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगेगी 30,000 की। तो इन सब का टोटल करोगे दैट वुड बी योर आंसर। कितना आता है टोटल करके? 1 करोड़ 1,61,00,000 और 55,000 क्या आ जाएगी बेटा? कॉस्ट आ जाएगी। बोलो क्लियर होता है? चलिए बेटा आगे बढ़े। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। कह रहे हैं एंटिटी ए ऑपरेट्स अ मेजर चेन ऑफ सुपरमार्केट। कोशिश यही कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन करके चल रहे हैं पहले उसका आंसर बेटा खुद से सोचें, देन उसके बाद हम उसका आंसर जो है वो बुक से पढ़ के चलें, ठीक है। पढ़ना तो है ही है बुक से ऑफ कोर्स आंसर, लेकिन बुक से आंसर को बाद में पढ़ के चलें, ठीक है जी। चलिए क्या कहता है? एंटिटी ऑफ ए जो है वो एक सुपरमार्केट चेन है, ठीक है। हैज एक्वायर्ड अ न्यू स्टोर लोकेशन, ऑपरेट्स अ मेजर चेन ऑफ सुपरमार्केट, एक्वायर्स अ न्यू स्टोर लोकेशन, एक नई स्टोर लोकेशन उन्होंने एक्वायर करी। कह रहे हैं जो नई लोकेशन है उसके अंदर सिग्निफिकेंट रेनोवेशन का खर्चा होगा। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि रेनोवेशन 3 महीने चलेगी, जितना टाइम सुपरमार्केट क्या रहेगी? क्लोज रहेगी। मैनेजमेंट ने बजट तैयार करा इस पर्पस के लिए। इसके अंदर उन्होंने बजट भी इंक्लूड करा किससे रिलेटेड? कंस्ट्रक्शन और रीमॉडलिंग से रिलेटेड, की भी कंस्ट्रक्शन में कितना खर्चा लगेगा, उसको रीमॉडल रीडिजाइनिंग के अंदर बेसिकली कितना खर्चा लगेगा, ठीक है। स्टाफ की सैलरी,
who will be preparing the store before its opening, और related utility cost. utility cost का मतलब समझते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब यूटिलिटीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, टेलीफोन्स हो गया, ये सब यूटिलिटी के बड़ा कुछ खर्चे हो गए, ठीक है। कह रहे हैं व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ द सच एक्सपेंडिचर, इन एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट वो पूछता है क्या रहेगा, क्या कहते हो बेटा। सोच समझ के बिल्कुल आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सोच समझ के, कोई जल्दबाजी नहीं। और ये इंपॉर्टेंट है, किस एंगल से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर तो थ्योरेटिकल वे में है, दे कैन आस्क द सेम थिंग इन द फॉर्म ऑफ अ प्रैक्टिकल केस सिनेरियो। तो प्रैक्टिकल केस सिनेरियो के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कैपिटलाइज होगा और कौन सा कैपिटलाइज नहीं होगा। समझ आया कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट एंगल। चलिए सोचिए सर, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं, जस्ट टेक 2 minutes। हाँ जी, क्या कहते हो सर, ये जो कंस्ट्रक्शन और रीमॉडलिंग कॉस्ट है ये तो कैपिटलाइज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वाई, बिकॉज अगर ये कॉस्ट इनकर नहीं होगी तो हम स्टोर को उस कंडीशन और लोकेशन में नहीं ला पाएंगे जैसा मैनेजमेंट चाहती है ऑपरेट करने के लिए, जो जरूरी है। तो अगर ये कॉस्ट इनकर करूंगा तभी है, ठीक है। चलिए आगे बोलूं, बाकी की जो कॉस्ट है, अगर आप सोच के देखो, जो स्टाफ की सैलरी है, क्या वो ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा नहीं है। मतलब जिस टाइम पे भी सुपरमार्केट चल रही है, देखो सीधी सी बात है, मुझे स्टाफ को तो सैलरी तब भी देकर चलनी है। तो ये कोई ऐसी कॉस्ट तो नहीं है ना कि जो मुझे इनकर करनी पड़ेगी तभी भाई मेरा स्टाफ, मतलब वो स्टोर जो है वो पीपी की कॉस्ट के अंदर रिकॉग्नाइज हो, उस कंडीशन के अंदर आएगा। सिमिलरली यूटिलिटीज का भी सेम चीज है, क्या यूटिलिटीज का जो भी बिल्स हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, क्या देने पड़ेंगे, राइट। तो वो तो मेरी एक तरह से ऑपरेशनल कॉस्ट हो गई ना, बिजनेस को चलाने की कॉस्ट हो गई ना। समझ में आ रहा है, तो क्या उसको कैपिटलाइज करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मतलब जिस टाइम पे सुपरमार्केट ये ओपन होता, सुपरमार्केट चेन बोले ना, सुपरमार्केट अगर ये ओपन होता तो क्या ये खर्चा तब भी इनकर होता। मतलब ये कोई ऐसा खर्चा तो नहीं है ना, नहीं जी ये इनकर करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा वाला खर्चा तो नहीं है ना कि तभी उस कंडीशन में आएगा ये सुपरमार्केट को ऑपरेट कर पाएंगे। तो चलिए क्या कहता है, देखिए कह रहे हैं मैनेजमेंट शुड कैपिटलाइज the cost of the construction and remodeling the supermarket because they are necessary to bring the store to the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management, कि जैसा भी मैनेजमेंट चाहती है। The supermarket cannot be opened without incurring the remodeling expenditure। कह रहे सुपरमार्केट को आप ओपन इनकर करें, thus the expenditure should be considered as a part of cost of asset। इस वजह से एक्सपेंडिचर को कॉस्ट ऑफ एसेट का ये पार्ट मानना चाहिए, ठीक है। तो however, if the cost of salaries, utilities, storing of goods are in the nature of the operating expenditure, अगर वो operating expenditure की nature के हैं, that would be incurred if the supermarket was open, then these costs are not necessary to bring the store to the condition necessary for operating in the manner intended by the management and should be expensed। और इसको expense की तरह क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए अगला। अब
एक अम्यूजमेंट पार्क है, हैज अ सॉफ्ट ओपनिंग टू द पब्लिक टू ट्रायल रन इट्स अट्रैक्शन, टिकट्स आर सोल्ड एट 50% डिस्काउंट ड्यूरिंग द पीरियड एंड ऑपरेटिंग कैपेसिटी इज 80%। कहने एक अम्यूजमेंट पार्क है, उसको एक सॉफ्ट ओपनिंग मिली है पब्लिक की, ठीक है, अट्रैक्शंस को बढ़ाने के लिए, मतलब उन्होंने क्या करा, टिकट्स को 50% डिस्काउंट पे बेचा अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, और अभी के लिए वो 80% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। कह रहे हैं जो ऑफिशियल ओपनिंग डेज जो है, कि भी हम कह रहे हैं कि हम अम्यूजमेंट पार्क जिस दिन ओपन करेंगे वो 3 महीने बाद, अभी सिर्फ समझो एक तरह से वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए चला रहे हैं। मैनेजमेंट कहता है कि सॉफ्ट ओपनिंग जो है वो तो ट्रायल रन है, जो कि जरूरी है अम्यूजमेंट पार्क के लिए टू बी इन द कंडीशन कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द इंटेंडेड मैनर। अकॉर्डिंगली द नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर शुड ऑल्सो बी कैपिटलाइज। कह रहे हैं तो ये जो ऑपरेटिंग इनकम है, कहेंगे जो आपका नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उसको क्या करना चाहिए, कैपिटलाइज। मतलब कौन सी नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करके चल रहा होगा यहाँ पर, कि भाई जो आपको ऑपरेट करने की उसको कॉस्ट चली, और जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो नेट बेसिकली आया, उसको क्या कैपिटलाइज होना चाहिए। क्या कहते हो? हाँ जी, क्या लगता है, क्या कैपिटलाइज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ जी, क्या करें, बोलो बोलो भाई, क्या कैपिटलाइज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये तो सॉफ्ट हो गई है, नहीं प्रॉपरली तो वो 3 महीने बाद हो गए। नहीं, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, क्या ये कैपिटलाइज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, तो कारण क्या है, क्या कारण हो गया कि कैपिटलाइज क्यों नहीं होना चाहिए? वो 3 महीने बाद। हाँ, ओपनिंग डेट 3 महीने बाद है, मैं तो मना ही नहीं कर रहा भाई, लेकिन कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मेरे को बस इतना बताओ, क्या अम्यूजमेंट पार्क उस कंडीशन में है कि उसको ऑपरेट करा जा सकता है इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट? क्या अम्यूजमेंट पार्क जब पब्लिक के लिए ओपन कर दिया, सॉफ्ट ओपनिंग करी थी, क्या यानी सीधी सी बात है अम्यूजमेंट पार्क वाज इन दैट कंडीशन, या जो कि नेसेसरी थी कि ऑपरेट करने के लिए, मतलब अगर मैनेजमेंट चाहता उसको ऑपरेट कर सकता था। अब अगर मैनेजमेंट उसको कम लेवल के ऊपर ऑपरेट करके चल रहा है, या ऑपरेट करके नहीं चल रहा, और उस टाइम पे कोई कॉस्ट इनकर हो रही है, क्या उसको कैपिटलाइज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मैंने आपको कहा है कि जो आज का लेक्चर है ना, आज के लेक्चर के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई हम बहुत ज्यादा चीजें पढ़ जाते हैं, लेकिन आज का लेक्चर इतना ज्यादा मायने रखता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके बाद वाले जो टॉपिक्स आते हैं ना, वो तो ऐसे हैं जो बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ना, ये ऐसा है, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। आप एक चीज समझ लीजिए बेटा, पेपर के अंदर वो केस स्टडी पे सिनेरियो बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के ऊपर, आपको बुकलेट दे रखी है, प्रिंट करा के देना, देखिएगा उस चीज में आप लोगों को बुकलेट दे रखी है आईसीआई की ही केस स्टडी सिनेरियो, उसके अंदर वो पूछता है, आपको वहां पर कैलकुलेशंस करनी है प्रॉपर, और मेजर जो केस स्टडी है वो इन्हीं चीजों के ऊपर है और किसी चीज के ऊपर नहीं है। देखो जरा, यहाँ पर हमने एक जगह पे पढ़ा था, कहां पढ़ा था, कॉस्ट इनकर्ड while an item is capable of operating in a manner as intended by the management has yet to be brought into use or is operated at less than the capacity। अब आप सोच के देखो, आपको सर, अगर इसमें मुझे पता है इसमें से कोई ना कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो रिकॉर्डिंग में देख रहा है या जिसके माइंड में चल रहा होगा अभी, कहते हैं सर आपने एक चीज और पढ़ाई थी कि भी अगर ट्रायल रन वाला चल रहा है, टेस्टिंग पुस्टिंग वाला है, तो आप इसको उसमें क्यों नहीं कवर करके चल रहे? अरे नमूनो, थोड़ा सा ना रियलिस्टिक सोचना शुरू करो। किसी के मन में आया है टेस्टिंग वाला सवाल, कि टेस्टिंग वाले में क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? किसी के मन में? पक्का? फिर क्यों नहीं करा टेस्टिंग वाला कंसिडर? चलो मुझे भी कारण बता दो, टेस्टिंग क्या करनी है? भाई बहुत बढ़िया। फिर वो प्रिपरेशन वाली टेस्टिंग होना है कि हाँ। बेसिकली होता क्या है, जो अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं वहां पर क्या होती है, राइड्स होती है ना। अब आप हम लोगों को बैठा के टेस्टिंग नहीं करोगे कि हाँ भी राइड सेफ है या नहीं है लोगों को बैठा दिया, चलो टेस्ट रन चला के देखें राइड ठीक है, चल रही है नहीं चल रही, बिना ट्रायल के आप वो खाली चला कर देखते हो, स्पीड के ऊपर पूरी टेस्टिंग चलती है कि वो ओके है या नहीं है। ये नहीं है हम लोगों को है,
तो और कौन सा होता है भाई मेरे, और कौन सा अम्यूजमेंट पार्क होता है? ठीक है, अब ये थोड़ा ना होगा वहां तुम लोगों को बैठा दोगे, पता लगे लोगों को बैठा दिया तुमने, भीड़ इकट्ठी कर ली, राइड चला दी, बंदे ऊपर है 25 30 40 50 फुट के ऊपर, वहां से झूला गिर रहा है, लोग गिर रहे हैं, बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजें सोचनी है, इमेजिन तो करके देखो। चलो कह रहे इवन दो इट इज रनिंग एट लेस देन द ऑपरेटिंग फुल ऑपरेटिंग कैपेसिटी, ठीक है, in this case 80% of operating capacity, there is a sufficient evidence that amusement park is capable of operating in the manner as intended by the management। ठीक है, चलिए अब क्या आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? अब अगला जो आता है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड अदर सिमिलर लाइबिलिटीज। मैं आपको कह रहा हूँ कि डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन और अदर सिमिलरिटीज के ऊपर ना मैं आपसे बात करके चलूंगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद। ठीक है, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन और इसके ऊपर हम बात करके चलेंगे। ठीक है, डोंट वरी, इसको अभी के लिए होल्ड पे डालो, हम इसके ऊपर बिल्कुल मैं आपके साथ बात करके चलूंगा अगली क्लास के अंदर। आगे आ जाएगा बेटा। अब अगला क्या है? कॉस्ट ऑफ अ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। अब एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट के ऊपर आगे कह रहे हैं कि एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट के केस में कॉस्ट जो है वो किस तरीके से निकाली जाएगी। एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट के केस में कॉस्ट जो है वो किस तरीके से निकाली जाएगी, शुरू करें। चलिए बेटा, वो कहता है कि जिस तरीके से कोई आप एसेट एक्वायर करते हो उसकी कॉस्ट निकाली जाती है ना, बिल्कुल उसी मैनर में इसकी भी कॉस्ट निकाली जाती है। सीधी सी बात है यार, एसेट को अगर मैं एक्वायर करता हूं तो उस टाइम पे जो जो कॉस्ट इनकर होगी, क्या वही कॉस्ट एसेट को बनाने में भी इनकर होगी? ठीक है, तो कह रहे हैं देखो वो कॉस्ट तो आती ही है, मतलब जो आपके एक्वायर्ड एसेट होते हैं और उसके अंदर जो कॉस्ट इनकर होती है वो तो आती ही है, उसके अलावा कुछ और कॉस्ट आ जाती है। मतलब यहां पर अगर मेरे को लिखना हो, मैं यहां पर आपको ऐसे कह सकता हूं कि ऑल द कॉस्ट, क्या कह सकता हूं, ऑल द कॉस्ट विच आर कैपिटलाइज्ड, ऑल कॉस्ट विच आर कैपिटलाइज्ड अंडर एसेट एक्वायर्ड, या ऑल द कॉस्ट विच आर कैपिटलाइज फॉर एसेट एक्वायर्ड। ठीक है, वो तो देखो हम कंसीडर करके चलेंगे ही चलेंगे। इसके अंदर आप ऐड क्या करके चलोगे, कोई भी अदर कॉस्ट, इसके अंदर आप ऐड करके चलोगे कोई भी अदर कॉस्ट जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक एसेट, यानी कोई आपने कॉस्ट ऐसी इनकर करी है जो डायरेक्टली उस स्पेसिफिक एसेट से रिलेटेड है। एग्जाम्पल के तौर पे लेबर की कॉस्ट हो गई, या मान लीजिए कोई फिक्स्ड ओवरहेड हो गया, या कोई आपका वेरिएबल ओवरहेड हो गया। ठीक है, आपने कोई ऐसी कॉस्ट बेटा इनकर करी है, या फिर कोई भी कॉस्ट जो आपने एलोकेट करी है या एट्रीब्यूटेबल है टू द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। सेल्फ कंस्ट्रक्ट करके चल रहे हो ना, तो मैंने बोल दिया कॉस्ट विच इज एट्रीब्यूटेबल टू, कॉस्ट विच इज एट्रीब्यूटेबल टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड क्या है, एट्रीब्यूटेबल है, उसको ऐड कर दोगे। उसके अलावा अगर कोई बोरोइंग कॉस्ट है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 वाली, तो वो भी यहां पर क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स के बारे में अब आप पढ़ना शुरू करते हैं स्लो एंड स्टडी। देखो वो क्या कहता है, कहेंगे अगर एक एंटरप्राइज बनाकर चल रहा है सिमिलर एसेट्स फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, द कॉस्ट ऑफ एसेट इज यूजुअली द सेम एज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द एसेट फॉर सेल, देयरफॉर एनी इंटरनल प्रॉफिट आर एलिमिनेटेड इन अराइविंग एट दैट कॉस्ट। बेस्ट एग्जांपल फर्नीचर, आप जो है फर्नीचर बनाते हैं, आप उसी फर्नीचर को बनाकर चल रहे हैं बट फॉर योर ओन ऑफिस, तो आप कह रहे हैं बेचने के लिए जो फर्नीचर बनाते हैं उसकी आपको जो कॉस्ट पड़ती है ना, वही कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट हो जाएगी, वही कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट हो जाएगी। आप प्रॉफिट को क्या करके चलोगे, यहां पर एलिमिनेट करके चलते हो। फिर बेटा अगर कोई भी एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर या अदर रिसोर्सेज है, ठीक है, उसको जो आपकी इनकर हुई है उसको कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर जो है हम नहीं करके चलेंगे। ठीक है, उसको हम क्या करके चलेंगे, एसेट के अंदर नहीं करके चलेंगे। डन है, बोलो क्लियर है? अगर कोई भी एबनॉर्मल अमाउंट है वेस्टेड मटेरियल का, लेबर का या अदर रिसोर्सेज का जो इनकर्ड हुआ है सेल्फ कंस्ट्रक्टिंग के अंदर, उसको हम कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर इंक्लूड करके नहीं चलेंगे।
देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है वो बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर एस्टेब्लिश करके चलता है क्राइटेरिया फॉर recognition ऑफ द इंटरेस्ट एज अ कंपोनेंट ऑफ कैरिंग कॉस्ट ऑफ अ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड आइटम। इंटरेस्ट वाला कौन सा आ गया, वही बोरोइंग कॉस्ट की यहाँ पर बात करके चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, बेयरर प्लांट आर अकाउंटेड फॉर इन द सेम वे एज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड आइटम ऑफ पीपी। हमने बात करी है कि पीपी इज एप्लीकेबल टू द बेयरर प्लांट्स, तो कह रहे हैं बेयरर प्लांट्स की जो है उसकी अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी, सेम वे में जैसे सेल्फ कंस्ट्रक्टेड आइटम्स की रहती है पीपी की, बिफोर दे वर आर इन द लोकेशन एंड कंडीशन जो नेसेसरी है ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। तो देखो बेटा, अभी इन्होंने यहाँ पे कॉस्ट की कुछ एक समरी दे दी। कहते हैं कि देखो भाई, अगर आप परचेज करके चल रहे हो तो परचेज प्राइस आएगा, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आएंगे, ट्रेड डिस्काउंट आप लेस करके चलोगे, कोई आपका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है वो ऐड हो जाएगा, अगर कोई इनकम की रिकवरी हो रही है आप लेस करके चलोगे, कोई आपका इनिशियल एस्टिमेशन रहेगा रिस्टोरेशन का, ये मैंने आपको भी समझाना है, डोंट वरी समझा लेंगे। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स, मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस और इनकम, इनिशियल एस्टिमेट रिस्टोरेशन का, और बोरोइंग कॉस्ट अगर क्वालिफाइंग एसेट है ये आपका कॉस्ट ऑफ एसेट रहेगा। बोलो बेटा, क्या यहां तक बेटा क्लियर हो गया? हाँ जी, क्या यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं मैं? चलिए बेटा, अब बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट हम, हाँ जी, मेडिसिन वाली कंपनी टेस्टिंग करेगी तो एनिमल वाली को करनी होती है। पहले तो मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई मेडिसिन वाली कंपनी है, अगर वो कोई टेस्टिंग करके चल रही है, ठीक है, फर्स्ट चीज, पहली बात तो वो उसकी इन्वेंट्री होगी मेडिसिन, नहीं पहली बात तो वो उसकी इन्वेंट्री है, ठीक है। मशीनरी की बात क्यों मशीनरी में कैसे हो सकता है, मेरे को बताओ, आप नहीं खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करके चल रहा है। मशीनरी जो है वो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होगी, आप टेस्टिंग मशीनरी की करोगे जानवरों के ऊपर या मेडिसिन की करके चलोगे जानवरों के ऊपर, सोच के बताओ। नहीं मतलब न्यू न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह जैसे आती है। बेटा नई टेक्नोलॉजी की अगर बात करके चल रहा है तो आपका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 भी तो पढ़ा है ना, इंटेंजिबल एसेट्स। तो आप किस टाइप की आप बात करके चल रहे हो, तो एक स्पेसिफिक प्रॉपर है तो डाउट प्रॉपर पूछ, क्योंकि आपने तो मिक्स कर दिया, आप तो मिक्स कर गए, क्योंकि आपने अगर जानवरों को बीच में इंक्लूड करो, बेटा मैं जानवरों को तो मशीन में डालने से रहा टेस्ट करने के लिए कि मशीन ठीक चल रही है नहीं चल रही, जानवरों में तो मेडिसिन की टेस्टिंग होगी, तो वो तो आपका इन्वेंट्री के अंदर कवर्ड हो रहा है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वो अदर कॉस्ट जो कि इनकर हुई है, ठीक है, जो कि निसेसरी है, वो आपका इंक्लूड होता है प्रेजेंट लोकेशनल कंडीशन में लाने के लिए। आर एंड डी कॉस्ट उसके अंदर आती है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट आती है, क्यों इसके अंदर नहीं आती? इन्वेंट्री के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती क्या? नहीं होती, चेक कर, पैराग्राफ नंबर 12 जाके चेक कर, पांच हजार बस। ठीक है ना ना, क्वेश्चन पहले अपना क्वेश्चन क्लियर कर फिर आंसर देंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्वायर्ड इन एक्सचेंज फॉर अ नॉन मॉनेटरी एसेट और एसेट फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एसेट। कहेंगे कोई प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट आपने एक्वायर करा है। चलिए बेटा इस वाले कंसेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा स्क्रीन की तरफ। अब यहां पर बेटा जो मैं चीजें साइड में लिख रहा हूं ना, पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद बुक से मैं पढ़ा दूंगा इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेटा अगर आपने एक्वायर करा है किसके अंदर, इन एक्सचेंज। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेटा अगर आपने एक्वायर करा है, और कैसे एक्वायर करा है, अगर आपने उसको इन एक्सचेंज एक्वायर करा है या पार्ट एक्सचेंज के अंदर एक्वायर करा है, एक्सचेंज या पार्ट एक्सचेंज समझ गए, आपने एक एसेट के बदले में दूसरा एसेट ले लिया, या आपने क्या करा कि जैसे मान लीजिए अभी मान लेते हैं सेल चल रही है, आने वाली जैसे अमेजोन पे सेल आ जाती है एग्जांपल के तौर पे, फेस्टिव सेल, ठीक है, आपने क्या करा, आपने एक नया फोन लिया, आपने पुराना फोन साथ में दे दिया, साथ में कुछ पैसा गया, तो वो कह सकता हूं पार्ट एक्सचेंज, वो क्या आ गया पार्ट एक्सचेंज। तो यहां पर बेसिकली कहते हैं कि इस टाइम पे जो एसेट को रिकॉर्ड करा जाएगा ना, यहां पर एसेट जो रिसीव करा है उसको जो रिकॉर्ड करा जाएगा वो किसके ऊपर करा जाना चाहिए, फेयर वैल्यू पे ऊपर करा जाना चाहिए, किसके ऊपर करा जाना चाहिए, फेयर वैल्यू के ऊपर करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जो कॉस्ट है, ठीक है,
जिसके ऊपर एसेट को रिकॉर्ड करा जाएगा। क्या कह रहे हैं? कॉस्ट ऑफ एसेट टू बी रिकॉर्डेड, वो दो चीजों के ऊपर बेस्ड है। कॉस्ट ऑफ एसेट जो है, ठीक है, वो दो चीजों के ऊपर बेस्ड है। डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? दो क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है? 10, आप चेक करेंगे क्या जो ट्रांजैक्शन हुई है कॉमर्शियल सब्सटेंस। क्या जो ट्रांजैक्शन हुई है, क्या उसके अंदर कॉमर्शियल सब्सटेंस है? ठीक है। और दूसरा क्या है? कैन फेयर वैल्यू, कैन फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, कैन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, जो आपने एसेट दिया है या जो आपने एसेट लिया है, टेकन, बी मेजर्ड रिलायबली। क्या जो फेयर वैल्यू है उस एसेट की जो आपने दिया है या जो आपने एसेट लिया है, कैन बी मेजर्ड रिलायबली, क्या आप उसकी फेयर वैल्यू को रिलायबली मेजर कर सकते हो? तो ये दो चीजों के ऊपर बेटा कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है। अब यहां पर जो है, क्या ट्रांजैक्शन जो है उसके अंदर कमर्शियल सब्सटेंस है? तो कमर्शियल सब्सटेंस को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। कमर्शियल सब्सटेंस के अंदर बेटा देखो, दो एलिमेंट्स जो है वो आगे चलते हैं। पहला एलिमेंट क्या है कमर्शियल सब्सटेंस का, सुनेंगे। कह रहे हम ये कह सकते हैं कि एक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस है कि अगर उस ट्रांजैक्शन के अंदर रिस्क, टाइमिंग एंड जो अमाउंट ऑफ कैश फ्लो है, रिस्क, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ जो कैश फ्लो है ऑफ एसेट जो आपने रिसीव करा है, रिस्क, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ कैश फ्लो ऑफ एसेट रिसीव्ड आर सिग्निफिकेंटली, आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, कैश फ्लो ऑफ एसेट ट्रांसफर। जो आपने एसेट ट्रांसफर किया और जो आपने एसेट रिसीव करा है, अगर उनके जो कैश फ्लोज है उसके अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व है कि कितना भाई उससे कैश फ्लो होगा, किस टाइम पे कैश फ्लो होगा, जो रिस्क है, टाइमिंग है और कैश फ्लोज है, वो सिग्निफिकेंटली क्या है? डिफरेंट है दोनों के। ठीक है। या फिर, हम क्या कह रहे हैं, और जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, कि भाई जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज होने वाले हैं उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, फ्रॉम यूजिंग एंड रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, फ्रॉम यूजिंग एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट गिवन एंड एसेट टेकन आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। ठीक है। अब ये क्या चीज है, क्या समझ में आई? प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं सबको पता है? कोई ऐसा बच्चा जिसको प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका नहीं पता? मान लेते हैं बेटा कोई एसेट है, उस एसेट की वैल्यू जो है, कॉस्ट है से दैट इज 5 लाख रुपीज। कोई एसेट है, उस एसेट की कॉस्ट कितनी है बच्चों? 5 लाख रुपए है। अब मैं कह रहा हूं ये एसेट की सेल लाइफ है 4 साल। अब इसका पहले साल में रेवेन्यू जो ये जनरेट कर देगा या जो इनफ्लोज ये मुझे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, इसको एसेट को यूज करके जो उनको पैसा मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा पहले साल इसमें से 10 लाख रुपए। दूसरे साल कितना मिल जाएगा? से 12 लाख रुपए। तीसरे साल कितना मिल जाएगा? से 15 लाख रुपए। और आखिरी साल कितना मिल जाएगा? 20 लाख रुपए। और जब एट द एंड ऑफ 4 इयर्स मैं इसको बेचूंगा तो ये एसेट बिकेगा कितने में? 2 लाख। ठीक है, समझ आया? मैं कह रहा हूं कि आप इस एसेट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखिए। आप इस एसेट की क्या निकाल के देखो? प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखो। ये तो 10 लाख तो है, वो तो 1 साल बाद है ना। इस 10 लाख की मैं आपसे पूछ रहा हूं आज वैल्यू कितनी है? इस 12 लाख की आज वैल्यू कितनी है? इस 15 लाख की आज वैल्यू कितनी है? इस 20 लाख की आज वैल्यू कितनी है? इस 2 लाख की आज वैल्यू कितनी है? समझ आ गया? प्रेजेंट वैल्यू सबको क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं कि भाई
ये जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, दैट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट किस चीज का, जो एसेट आप देख के चल रहे हैं और जो एसेट आपको मिल रहा है। ठीक है, जो एसेट आप देख के चल रहे हैं और जो एसेट आपको मिल रहा है उनकी ये चीज सिग्निफिकेंटली क्या है, डिफरेंट है। तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि अगर इन दोनों में से कोई एक चीज हो गई, या तो जो कैश फ्लोज के अंदर रिस्क और टाइमिंग है दैट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, या फिर दूसरा हम कह रहे हैं कि क्या डिफरेंट है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो डिफरेंट, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, तो हम कहेंगे कि जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर क्या है, कॉमर्शियल सब्सटेंस है। अब मैनेजमेंट को डिटरमिन करना पड़ेगा कि कॉमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है इन द एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। ये कौन डिटरमिन करता है कि भी कॉमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है, मैनेजमेंट डिटरमिन करेगा कि कॉमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, कोई डिटेल्ड कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि कोई उनको डिटेल्ड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दे डोंट नीड टू डू सो, ऐसा कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेगी। क्लियर है? बोलो बेटा कि यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा, बोलो क्लियर है। अब ये जो हाँ, क्या नहीं क्लियर हुआ? ये एफएम पढ़ी है ना, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी सीखी है, क्या नहीं क्लियर हुआ? लाइन कौन सी लाइन नहीं क्लियर हुई? तो क्या कहना, पूरा कंसेप्ट समझने दे, बेसिक समझाने दे। बेसिकली देख बेटा, पता है क्या चीज है, आपका वो क्या कहता है कि भाई आपको, जब अगर आप एसेट को आप एक्सचेंज करके चल रहे हो, ठीक है बेटा, मुझे पता है कि ये वाला जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है एक्सचेंज वाला, जब व्हेन इट कम्स टू द कमर्शियल सब्सटेंस एंड ऑल दैट थिंग, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल कई बार बच्चों के लिए हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर टेक्निकल लगे बता देना, मैं दोबारा से बेशक इसको रिपीट कर दूंगा, कल की क्लास में दोबारा रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर जाके इसको रीड जरूर करना। क्या बोल रहा हूं मैं, तेरा बेटा जरा ध्यान से पहले मेरी पूरा सुन लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, ध्यान से सुन। मैं आपको कह रहा हूं बेटा कि जहां पर आप किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को क्या करके चल रहे हो, आप एक्सचेंज करके चल रहे हो। आपने एक एसेट दिया है, दूसरा एसेट बदले में आप ले रहे हो, चाहे पार्ट एक्सचेंज का केस है। तो कह रहे हैं यूजुअली क्या होता है, हम एसेट को फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करके चलते हैं। यूजुअली क्या करके चलते हो, आप एसेट को फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करके चलते हो। ठीक है, कह रहे हैं अब यहां पर ना दो चीजें हैं, यहां पर दो चीजें हैं जो आपने डिटरमिन करनी है, देखनी है, तभी हम देखेंगे कि वो फेयर वैल्यू के ऊपर आएगा या नहीं है। हम जो देखेंगे कि भी फेयर वैल्यू के एसेट को रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। पहली चीज क्या है, क्या ट्रांजैक्शन के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस है, क्या ट्रांजैक्शन के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस है। दूसरी चीज, क्या फेयर वैल्यू को रिलायबली मेजर कर सकते हो। कौन सी दो चीजें बोली, क्या ट्रांजैक्शन के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस है, और क्या आप उसको फेयर फेयर वैल्यू को रिलायबली मेजर कर सकते हो। अब हमें पेपर के अंदर ये नहीं देखना पड़ेगा, ये निकालना नहीं पड़ेगा कि भी कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है, वो आपको खुद पेपर के अंदर बताएगा कमर्शियल सब्सटेंस है, या आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे देगा जिससे पता लग जाएगा ये कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। ठीक है, अब कहते हैं देखो, अगर तो ये चीजें हैं, यानी कमर्शियल सब्सटेंस है और फेयर वैल्यू को आप मेजर कर सकते हैं, तब कह रहे हैं आप उस एसेट को रिकॉग्नाइज किस पे करके चलोगे, जो आपने एसेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं बेसिकली होता क्या है, यहां समझेंगे। ठीक है, ये देखो बेटा, सीधा इसकी समरी के ऊपर आओ, सीधा इसकी समरी के ऊपर आओ, आपको यहां से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपने एक्विजिशन करी है एसेट की नॉन कैश के लिए, पार्टली कैश और पार्टली नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए, यानी एक्सचेंज हो रहा है, कह रहे हैं अगर ट्रांजेक्शन के अंदर कमर्शियल सब्सटेंस है
अगर ट्रांजेक्शन के अंदर कॉमर्शियल सब्सटेंस है, तब आप मेजर किसके ऊपर करके चलोगे? द कॉस्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू। तब आप उसको किसके ऊपर मेजर करके चलोगे? फेयर वैल्यू के ऊपर आप उसको मेजर करके चलोगे। ठीक है, अनलेस फेयर वैल्यू किसकी? ऑफ द एसेट गिवन अप। फेयर वैल्यू किसकी? ऑफ द एसेट गिवन अप। जो आपने एसेट दे दिया उसकी फेयर वैल्यू, जो आपने एसेट दिया उसकी फेयर वैल्यू देता हूं। कह रहे अनलेस फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड इज मोर रिलायबल। ठीक है, कह रहे हैं अगर मान लीजिए कि जो आपको एसेट मिल रहा है बदले में उसकी फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है, तब आप उस वैल्यू पे मेजर करके चलो। एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर अब उसने एसेट बोला है, ठीक है। अब दैट एसेट वुड बी इन्वेस्टमेंट आल्सो ना, दैट एसेट वुड बी इन्वेस्टमेंट आल्सो। मैंने आपको क्या दिया? कोई, अब मेरे पास कोई मशीनरी पड़ी थी, मैंने कोई मशीनरी एक्वायर करी और बदले में आपको क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। अब वो जो शेयर्स है मान लेते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्या हो रहे हैं बेटा? लिस्ट हो रखी है। तो डेफिनेटली उनका जो वहां पर प्राइस अवेलेबल है दैट इज द मोस्ट मोर रिलायबल, तो हम वो वैल्यू लेकर चलेंगे। समझ आता है? जो भी ज्यादा क्लियरली एविडेंट है। और कह रहे हैं कोई गेन या लॉस होगा उसको हम क्या करके चलेंगे? पीएनएल में रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। कह रहे हैं लेकिन अगर इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबिलिटी के बारे में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको प्रेफरेंस कैसे देकर चलोगे? पहली प्रेफरेंस किसको? जो आपने एसेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर मेजर करोगे। अगर या फिर जो आपने, अगर एसेट जो आपने दिया है उसकी फेयर वैल्यू नहीं अवेलेबल, तब जो एसेट रिसीव करा है उसकी फेयर वैल्यू ले लोगे। अगर मान लो दोनों ही अवेलेबल नहीं है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी, तब आप उस केस में जो रिटर्न ऑन वैल्यू है जो आप एसेट देकर चल रहे हो वो ले लो। क्लियर है? आपकी किताबों में जो वैल्यू है वो लेकर चलोगे। क्लियर है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू बनाया जा सकता है। ठीक है, अब वो कहता है कि लेकिन अगर ट्रांजैक्शन के अंदर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो कह रहे हैं ट्रांजैक्शन के अंदर अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, अ ट्रांजैक्शन लैक्स कॉमर्शियल सब्सटेंस इफ द पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की जो पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ द कैश फ्लो और एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यूज बिफोर एंड आफ्टर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिमेन द सेम। कह रहे हैं यानी अगर वो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो भी जाती है तब भी कंपनी के जो कैश फ्लोज है या कंपनी की जो वैल्यू है उसके अंदर कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा, वो सेम ही रहने वाली है मोर और लेस। ठीक है, तो वहां पर क्या है? कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं। तो कह रहे हैं ऐसे केस के अंदर जो आपने एसेट एक्वायर करा है उसको आप किसके ऊपर मेजर करके चलोगे? जो आपने एसेट दिया है उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? तो फेयर वैल्यू के ऊपर कब मेजर करके चलेंगे? अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस है, और दूसरा हमने क्या बोला? फेयर वैल्यू को रिलायबली मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर फेयर वैल्यू को रिलायबली मेजर नहीं कर सकते तो उस केस के अंदर रिटर्न ऑन वैल्यू बढ़ा, रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द एसेट, है ना? तो अगर दोनों ही हो हाँ, अगर दोनों ही ना हो उस केस के अंदर, है ना? समझ आ गया? अब मैंने आपको जो पढ़ाया ऊपर वो पढ़ाया कि भी कॉमर्शियल सब्सटेंस हम कब कहते हैं कि एक जो ट्रांजैक्शन जो है उसके अंदर कॉमर्शियल सब्सटेंस है। ठीक है, तो जी आज ही बेटा पॉइंट नंबर 4 के ऊपर कह रहे हैं एक एंटरप्राइज डिटरमिन करेगी वेदर एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एज कॉमर्शियल सब्सटेंस बाय कंसीडरिंग द एक्सटेंट टू विच इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू चेंज, कि उसके फ्यूचर कैश फ्लोज के अंदर क्या चेंज आने वाला है इस ट्रांजैक्शन के चलते। यानी अगर आपने एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करी तो उस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के चलते क्या चेंज आएगा। एक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के अंदर कह रहे हैं कॉमर्शियल सब्सटेंस है अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी रिस्क, टाइमिंग और अमाउंट जो है कैश फ्लो का ऑफ द एसेट जो आपने रिसीव करा है वो डिफर है कर रहा है किससे? जो कैश फ्लो है। अगला वो कहता है कि जो एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू है ऑफ द पोर्शन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज जो अफेक्ट होंगे उस ट्रांजैक्शन चेंज से एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सचेंज, एक्सचेंज के चलते जो एंटरप्राइज स्पेसिफिक वैल्यू है ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज, यानी उस ट्रांजैक्शन के चलते कह रहे हैं जो ऑपरेशन अफेक्ट हो रहे हैं उनकी जो स्पेसिफिक वैल्यू है ऑपरेशंस की वो क्या हो रही है? एंटरप्राइज की उस पोर्शन की चेंज हो रही है। और कह रहे हैं ये जो डिफरेंस है, जो भी हम डिफरेंसेस की बात करके चल रहे हैं चाहे यहां पर चाहे यहां पर, कहेंगे वो सिग्निफिकेंट है इन रिलेशन टू द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्सचेंज, कि जो आपने एसेट एक्सचेंज करा है
देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस। क्लियर है? डन। आप कह रहे हैं डिटरमिन करने के लिए कि क्या एक्सचेंज द ट्रांजेक्शन एज कमर्शियल सब्सटेंस एंटर बाय स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द पोर्शन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन शुड रिफ्लेक्ट पोस्ट टैक्स कैश फ्लो। कह रहे हैं आप पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज देखकर चलोगे। ठीक है यार, आपको यहाँ पे सिंपल सा लेके जाता हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों ने कभी ना कभी एक चैप्टर पढ़ा होगा, चाहे बीकॉम में, चाहे आप पढ़ोगे अदरवाइज सीए इंटर में, कैपिटल बजटिंग नाम, या बजट है ना, डीजी, शायद से पढ़ा होगा या पढ़ लियो। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजट, एफएम में भी होता है बेटा कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कैपिटल बजटिंग नाम का आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा और कर चुके हो शायद से आप लोग, जिसके अंदर आप लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखी होगी, डिसीजन, कैपिटल डिसीजन बेसिकली जहां पर आप लेके चलते हो कि भी इस मशीनरी को एक्वायर करें या ना करें, तो वहां पर आप देखते थे कि अच्छा फ्यूचर कैश फ्लोज कितने होंगे, उसकी प्रेजेंट डिसीजन है। बेटा कैपिटल बजटिंग एंड नाम चेंज कर दिया, चैप्टर तो वही है। ठीक है बेटा, मुद्दे पे समझो ना, नाम चेंज हो गया चैप्टर का, अगर अब चीज तो वही है, कैपिटल बजटिंग बोलते थे हम उसे। ठीक है, कोई मशीनरी है वो खरीदनी है या नहीं खरीदनी, यू यूज टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। आप देखते थे अच्छा वो मशीन कितने की पड़ेगी, अगर नेगेटिव आ जाती है आप कहते हैं नहीं भाई ये मशीन लेने का फायदा नहीं है ना, या एक्सचेंज करनी है या नहीं करनी, तो आप निकाल कंपैरिजन करके देखते थे कि अगर इसी मशीन के साथ हम कंटिन्यू रहते हैं तब कितने कैश फ्लोज होंगे, उसकी वैल्यू क्या है, अगर नहीं लेते हैं तब उसकी क्या वैल्यू होगी। तो बेटा ये जो चीजें हैं ना, हम उसी की मैं आपसे क्या करके चल रहा हूं, बात करके चल रहा हूं। बेटा बोलो बच्चों, क्या क्लियर है ये चीज? पक्का? डन। चलिए आगे बढ़ के चले। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? चलिए आ जाओ फिर। देखो, कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ द आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू अनलेस द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, या फिर फेयर वैल्यू ऑफ द नीदर एसेट रिसीव्ड नॉर द एसेट गिवन अप इज रिलायबली मेजरेबल। कह रहे हैं नोट द एक्वायर्ड आइटम इज और आर मेजर्ड इन द मैनर इवन इफ एन एंटरप्राइज कैन नॉट इमीडिएटली डी रिकॉग्नाइज द एसेट गिवन। बेटा आगे जाकर डी रिकॉग्निशन का वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन एंगल। होता क्या है, जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास एक मशीन है, अब उस मशीन के अंदर कन्वेयर बेल्ट है। नाउ कन्वेयर बेल्ट इज वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ दैट मशीन। अगर आप उस कन्वेयर बेल्ट को चेंज नहीं करोगे तो मशीन काम नहीं करेगी। उस कन्वेयर बेल्ट की अपनी एक लाइफ है। ठीक है, तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू चेंज दैट कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, इसी तरीके से एयर कंडीशनर की बात करके चले, तो एयर कंडीशनर्स के अंदर क्या होता है, कंडेंसर डलता है। अगर आपको आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू चेंज दैट कंडेंसर, अदरवाइज वो नहीं चलेगा भाई, ऐसी कूलिंग ही नहीं करके चलेगा। ठीक है, आपको सर्विस तो बेटा होती है, लेकिन एक पॉइंट आएगा ना जहां पर वो कंडेंसर गिव अप मारेगा, कहेगा नहीं भाई एसी की लाइफ है। ठीक है, प्लेन की बात कर लो यार, प्लेन की बात कर लो, ट्रेन की बात कर लो, ट्रेन का जो है वो डब्बा नहीं चेंज करा जाता। ट्रेन का डब्बा तो वही रहता है, लेकिन अंदर की जो इंटीरियर कुर्सियां हैं या प्लेन की जो चेयर्स होती हैं, जो सिटिंग एरिया होता है, उसको चेंज करा जाता है, उसको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। ये थोड़ा ना प्लेन का इंजन चेंज करने बैठ जाएंगे। ठीक है, प्लेन की इंजन की अलग लाइफ है, बॉडी की अलग लाइफ है, समझ आ रहा है ये चीज? अच्छा, तो होता क्या है बेटा, हम वो कहते हैं कि जो आप पार्ट चेंज करके चल रहे हो ना, जो आप कंपोनेंट चेंज करके चल रहे हो, यू नीड टू डी रिकॉग्नाइज दैट कंपोनेंट। और जो नया एसेट आप ले रहे हो आपको उसको रिकॉग्नाइज करके चलना होता है। तो आगे आगे पढ़ाऊंगा डी रिकॉग्निशन का कंसेप्ट। कह रहे हैं कि जो आपने एसेट एक्वायर करा है उसको मेजर करा जाएगा इन द मैनर, इस मैनर में, इवन अगर आप जो एसेट आप दे रहे हो उसको आप इमीडिएटली डी रिकॉग्नाइज नहीं करके चल रहे, अगर आप उसको इमीडिएटली डी रिकॉग्नाइज करके नहीं चल रहे, then the fair value of the asset is reliably measurable if the variability in the range of the reasonable fair value measurement is not significant for the asset। और अब ये वाला जो पॉइंट है बेटा, इसको अभी के लिए रखोगे पेंडिंग।
क्योंकि इसको समझाने के लिए हल्का सा देखो बच्चे टाइम लगेगा, वैसे पढ़ा चुका हूं मोर और लेस, बट स्टिल मुझे जरा सा इसको पढ़ाने के लिए विद एग्जांपल टाइम चाहिए। ठीक है, सो बेटा व्हाट वी हैव डन टुडे, मैंने आपको मोर और लेस कॉस्ट ऑफ पीपी जो है वो कवर करवा दिया। नाउ व्हाट आई वांट कि अगले जो दो एग्जांपल है ना बेटा, इलुस्ट्रेशन नंबर 6 और 7, आप लोग खुद से रीड करेंगे घर पे। कल जब मैं शुरुआत करूंगा तो इसका बचा हुआ हिस्सा इंक्लूडिंग डीकमीशनिंग पढ़ा के चलूंगा, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो मेजर पार्ट हमारा जाना था इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग में, जो मेजर टाइम जाना था वो जा चुका होगा। इसके बाद जितने कंसेप्ट आप देख रहे हो, सबसीक्वेंट कॉस्ट हो गया, ठीक है, देन उसके बाद आपका कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग आगे एक टॉपिक होगा, मतलब उसके बाद जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी अब आगे बचा बचे हुए हैं, डेप्रिसिएशन के ऊपर है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के ऊपर है, रीवैल्यूएशन के ऊपर है, जो भी चीजें आगे अब बची हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम। कल के लेक्चर के अंदर हम ये चैप्टर अगर एक लंबी क्लास में लेंगे तो खत्म हो जाए। ठीक है, डन है, चलिए बेटा एंड करते हैं आज की क्लास अकाउंट्स की यहीं तक।